इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके सर के ऊपर क्या है, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपके सर के अंदर क्या है। ये जहन में आता है कि मॉर्निंग शो तो कोई खातून करेंगी यार। इस तरह के प्रोग्राम्स में जो कॉल्स होती हैं ना वो प्लांटेड होती हैं। कॉल्स पर आ गए हैं, अब लाइव पर है, तो अब शायद अगला सवाल उस कॉल Reading का the आएगा। mind. टीवी इज ऑल अबाउट लाइज, कुछ सच नहीं नजर आ रहा होता आपको। ये रिलीजियस सटायर क्या आपने एक टर्म बताई, ये इस वक्त क्या प्रैक्टिस हो रही है? वहाँ एक शॉप पर एक दुकानदार से मैं कुछ बात कर रहा था, उसने कहा वो ये है शख्स जिसने कुरान की बेहुरमती की है तुमने, और ये वो लिबरल्स क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं आपको। इस शख्स का बॉयकॉट करो, इसको अपॉर्चुनिटीज ना दो, क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं। आपने हम के ऊपर बहुत सारा काम किया, फिर आपने स्विच किया बहुत टाइम बाद। फिर ये कि कुछ अपॉर्चुनिटीज अच्छी होती हैं, गुलामी करनी है तो उसकी करो जो 2 रुपए ज्यादा दे रहा है। को मेमन बन के सोचो। एक ये नैरेटिव है कि भाई हम वो दिखाते हैं जो पब्लिक देखना चाहती है। बेकार बात है ना, कि ये कंटेंट का मसला है, लंडे के लिबरल की ज़हनियत का मसला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू असद एजाज पॉडकास्ट। और आज मेरे मेहमान हैं उवैस मंगल वाला साहब। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। खैरियत से हैं? अल्लाह मैं का सलाम करना भूल गया, ऑन एयर भी सलाम कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं ऑनर ही आप? जवाब देता हूँ मैं आपको। कैसे हैं? ठीक ठाक है? बिल्कुल फिट। अच्छा, अभी रिकॉर्डिंग से पहले थोड़ी देर पे बैठे हम, तो मेरे लिए एक बड़ी एक न्यूज़ थी, उसी से मैं चाह रहा हूँ कि अब शुरू कर लूँ बात, कि आप भी शुरू से मीडिया इंडस्ट्री में नहीं थे मेरी तरह। तो क्या ज़रा जर्नी था, आप थोड़ा सा प्लीज़ बताएं कि यार मीडिया जर्नी ये था कि वो मतलब शौक तो था मीडिया का, मतलब 7वीं 8वीं क्लास में मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये चीज़ टेलीविज़न जो है वो मुझे अट्रैक्ट करता है और उसको देखने में मज़ा आता है, और आप देखना चाहते हैं, उस चीज़ को समझना चाहते हैं, और उसके अंदर लगता है आपको कि यार मुझे ये काम करना चाहिए। और उसकी वजह बुनियादी ये बनी थी कि क्लास 1 या हाँ शायद क्लास 1 होगी, जिसमें पहली मरतबा मैं स्टेज पर गया था, और वो कुछ बच्चे जो टैबलो शैबलो जी और ये जी वो जी इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं, तो हमारी कम्युनिटी एक्टिविटीज़ इस तरह की बहुत होती थी। तो वो जो कम्युनिटी एक्टिविटीज़ की वजह से एक बुनियाद पड़ी, वो बुनियाद फिर ज़रा गहरी होती चली गई, और वो टैबलोज़ और ड्रामाज़ और तकरीरें और स्टेज पर मुख्तलिफ़ चीज़ें करना कम्युनिटी में, स्कूल में वगैरह वगैरह, हर चीज़ करके, तो वो एक आपको परफॉर्मेंस का भी एक फ्लेयर नज़र आ जाता है कि हाँ ये काम अच्छा लग रहा है मुझे, इस काम में मज़ा आ रहा है, और ये काम मैं कुछ बेहतर तरीके से कर भी पा रहा हूँ। सही। तो 8वीं क्लास में मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये काम करना है, लेकिन चूँकि मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक़ है और वहाँ पर मीडिया वीडिया तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती है, तो आप बैंक में चले जाएँ, स्टॉक एक्सचेंज में चले जाएँ, कोई दुकान लगा लें, मतलब ये एक कन्वेंशनल जो करियर पाथ्स होते हैं वो होते हैं। तो हमारे अब्बू ने कहा भाई ये तो आप अपने हिसाब से देख लो, ये तो क्योंकि इसका तो हमें पता ही नहीं है कुछ कि क्या करना है, और ना वहाँ पर उस वक्त मीडिया यूनिवर्सिटीज़ भी थी, बिल्कुल बिल्कुल। अब तो बहुत सारे ना कोई करियर programs गाइडेंस होती है हमारे यहाँ पे, तो इंसान को पता नहीं होता कि उसने क्या करना है। तो आप यहाँ वहाँ सर मारते रहते हैं। बहरहाल कुछ समझ में ना आया कि क्या किया जाए, तो गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज चले गए, पहले डीजे कॉलेज चले गए, फिर वहाँ से कॉमर्स कॉलेज चले गए, फिर कराची यूनिवर्सिटी चले गए, वहाँ कंप्यूटर साइंस पढ़ा, तो लगा कि हाँ यार ये तो अच्छा काम कर सकता हूँ मैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में कर रहा था, वहाँ मेरी पोजीशन आ गई, तो मुझे लगा कि अच्छा ये तो ठीक है। अच्छा। तो मास्टर्स में दाखिला मिल गया, वो मास्टर्स किया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कोर डेवलपमेंट वगैरह जो ये सारे काम होते हैं वो जी जी। करते रहे। फिर बैंकिंग की तरफ चला गया, कॉर्पोरेट बैंकिंग, एमबीए कर लिया फाइनेंस वगैरह में, वो भी अल्लाह ने टॉप करवा दिया यूनिवर्सिटी में, तो वो भी एक अच्छा काम हो गया, मतलब। लेकिन वो जो एक सेटिस्फेक्शन होती है ना इंसान को किसी काम में, वो नहीं मिल रही थी। टॉप करने के बावजूद करना कुछ और था, कर कुछ और रहे हैं, सही वो आप सही चाहे जितना भी अच्छा कर लें। सही। मतलब मैं एमबीए में अपनी यूनिवर्सिटी में आई वाज द गोल्ड मेडलिस्ट, लेकिन अब बैंकिंग में आपको पैसे भी मुनासिब मिल रहे होते हैं, सब बिल्कुल। कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन आप सोचते हैं कि यार कुछ कमी है, कोई मसला है, जो मुझे करना था वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर मैंने वो तमाम चीज़ों को छोड़ के आई जॉइंड द नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, थिएटर पढ़ना शुरू किया। अब आप सोचें क्या हुआ होगा। हाँ बिल्कुल, ये तो एज अ 180 डिग्री शिफ्ट है। तो अगर आप मेरे अब्बा होते तो क्या करते। लेकिन और मैं यही सोच रहा हूँ, जिस कम्युनिटी से माशाल्लाह आप बिलोंग करते हैं, उसमें तो एक कारोबारी एक वो होता है कि नंबर्स का ज़रा ज़्यादा उसके अंदर हाँ इंटरेस्ट होता हाँ है कि हाँ भाई नंबर्स क्या है, ये इससे इंपॉर्टेंट नहीं है। बिल्कुल। और एक बंदा टॉपर है और सब चीज़ें हैं, उसके बाद ये कर रहा है। फिर क्या हुआ, आप वालिद साहब ने? बस फिर वो, लेकिन वो ज़ाहिर है आपका जब एक कोई चीज़ ऐसी होती है जो आप करना चाह रहे होते हैं और आपकी पर्सनैलिटी में एक ढिठाई हो, तो फिर आप सोचते हैं कि नहीं भाई करना यही है। लेकिन ऑब्वियसली हम एक
मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली जो होती है उसकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो कहीं ना कहीं नौकरी करके कुछ ना कुछ करके हमने अपने घर को भी चलाना होता है, वो कर रहे थे। फिर उसके बाद चूँकि नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में दाखिला लिया तो वहाँ पर बहुत कुछ सीखा। ये जो बेस वाली आवाज़ है, जी 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 ये बनाना, तो और उस वक्त पे डॉन न्यूज़ शुरू हुआ था, हाँ, अंग्रेज़ी चैनल जो था, जी जी तो वहाँ पर मैं गया इंटरव्यू के लिए, तो बिजनेस डेस्क जो था वहाँ मुझे जॉब मिली वहाँ पर। और वो बुनियाद क्या बनी कि चूँकि आपने MBA किया हुआ है फाइनेंस में, बैंकिंग से भी वाकिफ़ हैं, थोड़ा बहुत मीडिया का भी पता है, तो ओके आप यहाँ पर आ सकते हैं, अंग्रेज़ी भी मुनासिब बोल लेते हैं, सही स्कूल में अम्मा अब्बा ने पढ़वा दिया था तो उसका ये फ़ायदा हुआ। सही। और बिजनेस डेस्क पर चूँकि बिजनेस रिलेटेड और इकोनॉमी से रिलेटेड ही न्यूज़ बनानी होती थी, तो वहाँ पर वो एंट्री पॉइंट मिल गया। ठीक है। फिर उसके बाद उस जगह पर कॉर्पोरेट बैंकिंग में टाई लगाने वाला शख्स मीडिया में एक छोटा बन के और फिर सीखना शुरू होते हैं, और वो बस सीख के और फिर डॉन न्यूज़, फिर एक्सप्रेस न्यूज़, फिर हम न्यूज़, जहाँ पर मेनली ब्रेकफास्ट शो की वजह से वो जो रिकग्निशन है वो भी मिल गई। फिर उसके बाद 92 न्यूज़, एक न्यूज़, और अब 365 न्यूज़ चल रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग जर्नी इस लिहाज से है कि बाज़ दफ़ा हम जब बच्चों की करियर काउंसलिंग की बात कर रहे होते हैं और कहते हैं भाई इसको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ग्रो होने दें, और वो जाहिर सी बात है एक फैमिली प्रेशर होता है, पहले से कुछ हमारे प्री डिफाइंड ऑक्यूपेशंस होती हैं कि हाँ भाई यही करना है बस आपने। लेकिन उस वक्त सूरत हाल ये होती है जो कि आपके केस में थोड़ी सी वेरी करती है कि बच्चा अंडर परफॉर्म कर देता है अगर वो कहीं उसको डालते हैं आप, लेकिन इंटरेस्ट आपका कहीं और था, आप उसके बावजूद भी एकेडमिक्स में माशाल्लाह अच्छे रहे। ये अल्लाह का शुक्र है। ये मतलब ये बड़ी डिफरेंट सी स्टोरी है, वरना होता है कि हम कहते हैं ना यार इंजीनियरिंग में डाल दिया, देखो बच्चा फेल हो रहा है, ये तो था ही एक्टिंग के लिए, या ये तो था ही फोटोग्राफी का बंदा, या ये था ही सोशल साइंसेज की तरफ जो है वो जाने वाला, ये आपने क्या कर दिया। तो ये तो एक, और ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, ऐसे बहुत सारे दोस्तों को मैं जानता हूँ जिनके साथ ये हुआ है। तो ये एक लक है, अल्लाह ताला का करम है कि भाई ये हुआ। और ये मेरे जहन में हमेशा से बात रही है कि जो काम करो वो अपनी पूरी जांफशानी से करो, एक्सेलेंस के साथ पूरी कोशिश करो कि उसको बेहतर तरीके से कर लो। कुछ काम ऐसे होंगे जो आप उस पूरी कोशिश के बावजूद नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। अब अगर मैं क्रिकेट में बैटिंग करना चाहूँ तो मुझसे नहीं होती है ना, तो जब नहीं होती है मैं बड़ी कोशिश कर ली कि यार ठीक, एक हद तक जितनी कोशिश इंसान कर, भाई नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती, ठीक है, फिर आप उसे छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ एकेडमिक्स में वो चीज़ ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। आपका दोबारा मैं ये बात करूँगा, आपका जो ख़ानदान है माशाल्लाह, वालिद साहब ने तो आपने कहा, और ये यू वर लकी के आपने मशवरा किया और उन्होंने एक अच्छा मशवरा दे दिया कि ओके परसू करो। असल में पेरेंट्स जो हैं वो आपके पैशन के ख़िलाफ़ नहीं होते, उनका डर सिर्फ ये होता है कि कहीं आप ज़िंदगी में ऐसे ना रह जाएं कि आप नाकाम ना हो जाएं, कुछ कमा ना सकें। ये बुनियादी इशू होता है पेरेंट का। तो वो पैशन के ख़िलाफ़ नहीं होता कभी भी, वो डर रहा होता है कि यार कहीं ये बेचारा ऐसा ना हो कि इसे नौकरी ना मिल रही हो, ऐसा ना हो कि इसको प्रॉब्लम हो रही हो आगे फाइनेंशियल। उनका मसला ये है। एक क्रिटिसिज्म वैसे मिलता है पेरेंट्स के अलावा, रिश्तेदार हैं, चाचा हैं, चाचा के बेटे हैं, खाला हैं, खाला के लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे यार के, और इस चीज़ से निकलना काफ़ी मुश्किल चीज़ होती है अगर कोई आपको कर दे और फिर आप इस फ्रेम में आ जाएंगे लोग क्या कहेंगे। तो आपके इतने सारे स्विचेस इस दौरान जाहिर सी बात है म्यूट पे तो नहीं चली गई थी दुनिया, सही, दुनिया तो बहुत बोल रही होगी। इवन आपके कॉलीग्स या आपके स्टूडेंट लाइफ में जो साथ होते होंगे वो कहेंगे यार हम कहाँ पहुँच गए, तुम पोजीशन लेके भी यही कर रहे हो, अब नापा में चलेगा तुम, सही है, ये क्या तुमने किया। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि ये सबके साथ मसला होता है जो इस तरह का स्टेप लेते हैं, क्या आपका एक्सपीरियंस है? दोस्त तो बड़े अच्छे मिले, उन्होंने हमेशा इनकरेज किया। गुड। वो ये कहते थे कि यार अगर तुम्हें ये करना है तो, मतलब मैं जब पोस्ट ग्रेजुएट अपना कंप्यूटर साइंस में कंप्लीट करके और मास्टर्स कंप्यूटर साइंस का जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है कराची यूनिवर्सिटी का, वो देकर बैठा था अपने दोस्त के घर पे, तो मैं वहाँ ये रो रहा था कि अगर एडमिशन नहीं मिला कंप्यूटर साइंस में तब तो चलो ठीक है, मैं मीडिया की तरफ चला जाऊँगा किसी तरीके से, अगर मिल गया तो फिर क्या होगा, फिर तो कंप्यूटर साइंस पढ़नी पड़ेगी। और मिल गया एडमिशन, और कंप्यूटर साइंस कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना ये कोई आसान काम नहीं है, ये एक मुश्किल काम है। ये मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने बड़ा कोई काम कर लिया, लेकिन जनरली जो उनका क्राइटेरिया
था वो एक एप्लीकेंट्स बहुत मुश्किल सारे हैं, सीट्स criteria कम है, सीट लिमिटेड है, बिल्कुल, जाहिर सी बात है, तो बिल्कुल। क्राइटेरिया तो बहुत ज़्यादा है। इस मीडिया इंडस्ट्री के अंदर आप आए और फिर मतलब इसी में ही आप इसी में एक्सेल कर हाँ, रहे तो हैं। और वो दोस्त बहुत अच्छे मिले। जी जी प्लीज़। एक तो ये चीज़ जी जी जी। बड़ी इंपॉर्टेंट हाँ होती है। हाँ। दूसरा ये कि पेरेंट्स ने कभी डिस्करेज नहीं किया। और तीसरी चीज़ ये कि वो जो यहाँ वहाँ से जो बातें आ रही होती हैं ना, उनको तो आप म्यूट नहीं कर सकते, अपना फ़िल्टर लगा लें उसके आगे कि भैया मैंने बात सुननी नहीं है। सुन ली तो हजम नहीं करनी। सुन ली तो फिर हजम नहीं करनी, एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल लें। अगर उसे दिमाग में जगह देंगे तो फिर मसला होगा। सही। अच्छा, ये जो आपका कॉन्फिडेंस लोगों को इंगेज करने का, लोगों के सामने बात करने का, होस्टिंग करते हुए मैंने आपको देखा जी, आप शोज़ होस्ट कर रहे हैं, ज़्यादा क्राउड है, ये सारा क्या बिल्ट इन होता है या कोई ऐसा बंदा जो कि ये अब तो हर चीज़ का कोर्स है ना, ये चीज़ सीखनी है, पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है, कोर्स कर लें, कि या ये सीख के भी आ जाता है? ये मेरा एक बिल्कुल जैसे कहते हैं, मैं अपना तजर्बा बता बिल्कुल सकता हूँ जेन्युइन सवाल है। आपको कि मेरे साथ ये हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया कि क्लास 1 में पहली मर्तबा मैं स्टेज पर कर रहा था। वो कोई डांस होगा, कोई टैबलो होगा, कोई इस तरह की चीज़ होती है ना जो बच्चे छोटे कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो आपको वो इन्वायरमेंट अगर मिल जाए और आपके अंदर कुछ टैलेंट हो, तो वो कुछ टैलेंट उस इन्वायरमेंट में आकर आपकी थोड़ी सी मेहनत की वजह से आपको आगे ले जाता है। सही। सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स। एक आपका इंटरनल टैलेंट, दूसरा आपको वो माहौल मिल जाए जहाँ पर आप उस चीज़ को नर्चर कर सकें, और तीसरा आपकी मेहनत। अगर इन 3 में से कोई एक चीज़ मिसिंग होगी तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अच्छा, कुछ चीज़ें जैसे कम्युनिकेशन स्किल है ना, तो स्किल सीखी जा सकती है, कॉन्फिडेंस स्किल नहीं है। ये गॉड गिफ्टेड है। ये गॉड गिफ्टेड होता है। तो या तो आपको फेक करना पड़ता है कॉन्फिडेंट, उसके लिए भी जाहिर है टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन कुछ लोगों में वो बिल्ट इन फीचर होता है कि ठीक है भाई, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं या क्या करेंगे। उसमें आप बहुत सारी गलतियाँ भी करते हैं, माइंड यू। आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के दरमियान जब आप फ़र्क नहीं कर पाते तो आप गलतियाँ भी करते हैं, बहुत सारे नुकसान भी उठाते हैं। तो ऐसा भी हुआ है मेरे साथ। लेकिन ये कि एक नेचुरली कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर ये टेंडेंसी होती है, तो वो अगर सही माहौल में हो तो बेहतरीन है। मतलब अगर सचिन तेंदुलकर जो है उसके अंदर एक बेसिक टैलेंट तो मौजूद है ना, क्रिकेटिंग टैलेंट है या बैटिंग टैलेंट है, बिल्कुल। अब उसको वो माहौल भी मिल गया और उसने मेहनत भी कर ली कि यस मुझे दिन में 50 ओवर प्रैक्टिस करने हैं, तभी वो उस खेल में उरूज पर पहुंचता है। या बाबर आजम या कोई भी शख्स, किसी भी फील्ड में आप ले लें, बिल्कुल। तो वो बेसिक टैलेंट को जब मेहनत के साथ मल्टीप्लाई करेगा और एक माहौल में ये काम करेगा तो फिर कामयाब हो सकता है। उसका जो सक्सेस का चांस है वो बढ़ जाता है। जैसे वही वाली मिसाल के, एक इंट्रोवर्ट आदमी को आप कहें कि भाई तुम एक्सप्रेसिव हो जाओ बस और सीखो इस चीज़ को, अगर वो बिल्ट इन ही बिल्कुल जिसे कहते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी के अंदर है, तो वो नहीं हो सकता। थोड़ा उसके अंदर स्पार्क होगा तो उसको इग्नाइट किया जा सकता है। अच्छा, जनरली मैं एक इंट्रोवर्ट आदमी हूँ। ओके। मैं एक्सट्रोवर्ट अपने आप को नहीं कहता हूँ। मेरी बेगम बच्चे मुझे कहते हैं कि नहीं आप एक्सट्रोवर्ट हैं। अच्छा। मैं ये कहता हूँ कि नहीं, मैं इंट्रोवर्ट हूँ। मुझे पता है मेरे अंदर क्या कैफियत होती है, लेकिन उस चीज़ को ओवरकम किया है। मतलब ज़ाहिर है एक हद तक आप, एक एज होती है जिसमें आप इंट्रोवर्ट बन भी जाते हैं, आप नए दोस्त नहीं बना रहे होते, नए आप ताल्लुकात नहीं बना रहे होते। तो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा से इंट्रोवर्ट होते हैं, लेकिन एक हद तक मैं अपने आप को एक इंट्रोवर्ट शख्स मानता हूँ। बट आई हैव द कैपेसिटी कि मैं अगर कभी मुझे गुफ्तगू करनी हो किसी से तो मैं कर सकता हूँ। आई कैन प्रिपेयर फॉर इट, आई नो कि मुझे कैसे उससे बात करनी। और ये तो एक जर्नी है ना अब आपकी। मिसाल के तौर पे आपसे मेरा पहला जो इंट्रोडक्शन हुआ कि भाई आप भी कोई शख्सियत हैं इस दुनिया के अंदर, वो एक्सप्रेस टीवी के वो जो स्किट्स आपने एक ज़माने में बनाए, कोई उसको 10-12 साल हो गए। बिल्कुल। तो और जाहिर सी बात है पूरी 10-12 साल का जर्नी है। लेकिन इसी से रिलेटेड ये जो आइडिया था, जाहिर है उस वक्त सोशल मीडिया इतना इन नहीं, रील्स का फॉर्मेट इतना इन नहीं, मीम्स का कल्चर इतना इन नहीं, वाइन्स का कल्चर इतना इन नहीं, कुछ भी नहीं ना। टीवी है, पीटीवी से निकल के हम प्राइवेट चैनल्स की तरफ आए और प्राइवेट चैनल्स अभी ग्रो कर रहे हैं। इंटरनेट और ये जो सोशल मीडिया भी इतना प्रोग्रेस नहीं किया। तो वो जो आपका सॉरी, एक जो आइडिया था क्या ना, कहा सुना माफ़ के नाम से मेरा ख्याल में था, वाइट स्क्रीन लगी है और उसके ऊपर कभी 2 कैरेक्टर, कभी सिंगल कैरेक्टर और कभी मल्टीपल पे आप कर रहे हैं। वो आइडिया किसका था कि वो आज भी उस वक्त अगर किसी ने टीवी देखना चलो तो उसको याद आ जाता है, अच्छा वो वैस हाँ वो कर वो या बड़ा अच्छा।
ये क्या था उसके पीछे? उसके पीछे ये था कि एक तो ये कि वो मतलब मैं कुछ रिसर्च कर रहा था, मुझे कुछ चीज़ें नज़र आई, मुझे याद नहीं है, मैंने कोई इंटरनेट पर कोई इस तरह की चीज़ देखी थी कि जिसमें एक शख्स ने उसी वक्त कोई दुपट्टा पहना और वो बीवी बन गया, फिर उसने जुमला कहा अपना कुछ। मैंने कहा यार ये अच्छी चीज़ है, इंटरेस्टिंग है। चूँकि एक्टिंग मैं सीख चुका था तो मैंने कहा यार ये तो आसानी से हो सकता है काम। फिर हमें काम एक मिला था कि जी रमज़ान में कोई चीज़ बनानी है, लेकिन कोई 1-2 मिनट की चीज़ हो। तो आई वाज थिंकिंग कि भाई 1-2 मिनट की क्या चीज़ बन सकती है उस टेलीविज़न वक्त के तो लिए। इतना ज़हन चलता भी नहीं था कि 1-2 मिनट पे। बिल्कुल, उस वक्त तो 30-30 लॉन्ग मिनट फॉर्मेट का सारा काम होता था। हाँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये चीज़ ट्राई करके देखते हैं। हम्म, तो ये चीज़ फिर जब सोचा कि चलो अब ट्राई करनी है, तो फिर लिखा भी उसको खुद, परफॉर्म भी किया खुद, और मिनिमलिस्टिक अप्रोच रखनी थी, बगैर किसी बजट के। अगर आपको कोई चीज़ करनी है तो ये सोचा कि चलो ये करके देखते हैं। और वो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा लगा लोगों को, बहुत ज़्यादा वो उसकी पजीराई हुई। वो अपने शायद टाइम से पहले बहुत कर दिया था मैंने, और मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि क्या होता है, किस तरह होता है। और मैं टेलीविज़न का बंदा रहा हूँ हमेशा से, तो हमें डिजिटल का इतना वो आइडिया नहीं होता। हालांकि बहुत सारे वो लोग जो डिजिटल पर आज ये काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं, उसमें से बहुत सारे वो ये कहते हैं कि भाई आप उसको कंटिन्यू करें। तो मैं कहता हूँ कि मुझे वो चीज़ नहीं आती है, क्योंकि डिजिटल के लिए एक तो कंटेंट बहुत ज़्यादा बनाना होता है, और मैं अगर रिलीजियस सटायर कर रहा हूँ तो उसके बारे में मुझे सोचना पड़ता है। हफ्ता भर 10 दिन तो मैं उसका स्क्रिप्ट सोचने में लगाता हूँ कि मैं क्या जुमला लिखूंगा, क्या नहीं लिखूंगा। फिर उसकी एक रिसर्च होती है कि मैंने रिलीजियस मैसेज क्या देना है, वो मैसेज कहीं गलत ना चला जाए। क्योंकि जब आप रिलीजन की बात कर रहे हैं और फिर ह्यूमर से बात कर रहे हैं, तो उसकी सेंटिमेंट किसी के हर्ट ना हो, और आपने अपना मुद्दा भी बयान करना है, रिलीजन की तालीम भी देनी है और ह्यूमरसली देनी है। ये एक बहुत मुश्किल काम है, ये इसको बनाने में वक्त लगता है। मैं रोज़ाना नहीं कर सकता हूँ ये, और इस वजह से फिर मेरी अपनी सुस्तियाँ भी थी, जिसकी वजह से मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर सका। तो वो फिर वहीं रह गया। लेकिन ये है कि वो आज भी लोगों को याद है, और उसकी वजह से शायद बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये रिलीजियस सटायर क्या आपने एक टर्म अभी बताई, ये इस वक्त क्या प्रैक्टिस हो रही है? और जैसे कहते हैं कि बाहर तो हो रही है, यहाँ तो नहीं हो सकती। यहाँ हम इस कदर एक मुश्किल शिद्दत पसंद माशरे में रह रहे हैं कि हम नहीं कर सकते। ये उस वक्त हो गया, किस तरीके से हुआ मुझे नहीं पता, अल्लाह जान। और मैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ ये प्रॉब्लम। एक मर्तबा मैं ग़ालिबन ज़ैनब मार्केट में कुछ शर्ट्स या टी शर्ट या कुछ जीन्स वीन्स कुछ लेने के लिए गया हूँगा, और वहाँ एक शॉप पर एक दुकानदार से मैं कुछ बात कर रहा था। उसने कहा वो ये है शख्स जिसने ये तो कुरान की बेहुरमती की है तुमने, और ये वो। और मेरा दिमाग उस वक्त बंद हो गया कि यार ये क्या बात कर रहा है वो, क्योंकि उसके अंदर एक वीडियो थी जिसके अंदर मैं बता रहा था कि तरावी जो है बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ पढ़ते हैं लोग, तो ये सही नहीं है। बिल्कुल। और उसको सही तरीके से पढ़ना चाहिए, तिलावत सही तरीके से होनी चाहिए, ताकि सुनने वाले को भी समझ में आए और जो पढ़ने वाला है उसे भी समझ में आ जाए। आप घोड़े पर बैठ के नहीं वैलिड पढ़ बात से है, ठीक है। तरावी। लेकिन उस शख्स ने उसको इस तरह लिया कि तुमने उस वीडियो में कुरान को तेज़ पढ़ा है तो तुमने बेहुरमती की है। अब हमारे लोगों की जो इंटेलेक्ट लेवल है उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस तरह का है, और वो पहुंचा किस तरह है ये भी हमें पता है कि हमारे पास एक शिद्दत पसंद रिलीजियस स्कॉलर्स तो नहीं कहेंगे उनको, लेकिन वो लोग मौजूद हैं जिनका जिनकी जो ग्रुपिंग है वो ग्रो ही शायद इस वजह से करती है कि वो एक्सट्रीमिज़म को प्रमोट करते हैं। बुनियादी उनकी बुनियादी मतलब जिस पे उनकी वो ये खड़े है हैं वो कि ये जी है। हम एक्सट्रीमिज़म फैलाएंगे और लोग उस वजह से हमारे पास आएंगे। दुकान है उनकी, उनकी दुकान है ये। तो वो शख्स जब मुझसे ये कहा तो मुझे लगा कि यार ये अगर इस वक्त लोगों ने इसके ऊपर रिएक्ट किया तो मेरा क्या होगा। बिल्कुल। तो मैं तो गया। बिल्कुल। बहरहाल मैंने न जाने किस तरह उस शख्स से बात की कि अरे भाई क्या हो गया, क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो। उसने मुझसे फिर बात की कि तुमने वो वीडियो बनाई ये वो। फिर मैंने उसे बताया कि ये मकसद मेरा क्या था, ये था, और वो समझ गया। फिर वो शुक्र है कि ऐसा सर हुआ। बड़ी बात है। बिल्कुल। अब अल्लाह ताला ने करम किया उस वक्त कि उसको मेरी बात समझ में आ गई। उसका दिमाग भी इसका मतलब है इतना ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ था, तो वो समझ गया और मामला। लेकिन बाज़ दफ़ा तो ऐसा अगर कोई क्रिटिसिज्म होता है तो बंदा कहे कि उधर से रिट्रीट ही करे या किसी तरह, लेकिन आप भागेंगे तो लोग आपके और पीछे ज़्यादा भागेंगे। होंगे, ये भी मसला है। बिल्कुल। काफ़ी ऑड सिचुएशन के अंदर आप आ गए। तो वो, और हमारे साथ बड़े बड़े लोगों के साथ ऐसा हुआ है। मतलब जुनैद जमशेद साहब की मिसाल हमारे पास मौजूद है, बिल्कुल। या और बहुत सारे लोगों की मिसाल। वो तो वीडियो पे आ गई तो इसलिए पता है, वरना ऑफ द रिकॉर्ड तो होती हैं। लेकिन हम वो एक एक्सट्रीमिस्ट माशरा बन चुके हैं, तो हमारे यहाँ पर रिलीजियस सटायर नहीं हो सकता है। असल में ये ना इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये प्रोपोर्शन में बहुत कम होगा ये एलिमेंट।
लेकिन मार देते हैं ना लेकिन यार, ये है, मसला है। मैं वही कह रहा हूँ ना, वो ये एक थ्रेट है। जी सही है, चाहे मिसाल के तौर पे एक कहीं पे किसी ने तकरीबी कार्रवाई करनी हो तो वो एक ही बंदा होता है, लेकिन बिल्कुल। सोसाइटी पूरी हिट होती है ना, वो Yes. साथ लेके कई बंदों को जाता है। और अब हमारे यहाँ पे मेन स्ट्रीम ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो कि लीडर्स हैं और वो एक्सट्रीमिज्म की बात कर रहे होते हैं, और वो शदीद एक्सट्रीमिज्म की बात कर रहे होते हैं, और उनका मुद्दा बस सिर्फ ये होता है कि हम ही मुसलमान हैं, बाकी सब काफिर हैं और उन काफिरों को जिंदा रहने का हक ही नहीं है। तो ये तो प्रॉब्लम है ना यार। सही बात है। अच्छा, आपकी एक तो फेस ये है ना कि जो कि आपके कंटेंट आपने ऐसा बनाया उससे ये वाली एक्सट्रीम जो है वो ऑफेंड हुई। कुछ कंटेंट क्योंकि आपका मजहबी इंक्लिनेशन वाला भी होता है, आप उसकी बात भी करते हैं सोसाइटी के ऊपर, बाज़ दफ़ा उसके जो अदर मतलब रिलीजियस ग्राउंड्स के ऊपर जो हम नहीं कर रहे हो तो उस पर बात भी करते हैं। तो एक तबका वो है जो कि इन बातों से ज़रा तंग होता है कि यार ये मज़हब की ज़्यादा बातें नहीं करो, जो समझे हमारे इन्वर्टेड कॉमास में लिबरल तबका हाँ होता हाँ है, हाँ। ठीक है। तो क्या उसकी तरफ से भी आपको कभी, क्योंकि आप तो उधर से अच्छा, भी फंसे इधर से भी फंसे। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग काम हाँ। हुआ ये कि कुछ ऐसी चीज़ें, क्लिप्स ऐसे भी थे जिसके अंदर हमने ये बताया कि यार हम मज़हब के साथ क्या गलत कर रहे हैं, और मौलवी है जो 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 टिपिकल मौलवी बन गया है उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो कुछ लिबरल भी खुश हुए बिल्कुल ऐसे ही है। कि यार ये वाकई देखो ये सही बात कर रहा है। और कुछ ऐसे बड़े अच्छे पढ़े लिखे रिलीजियस स्कॉलर्स थे जो कि जिनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि यार वाकई आपने ये बड़ी अच्छी बात की है। और एक तो ये कि आप लिबरल्स को भी बड़े अच्छे तरीके से, मतलब एक क्लिप था कि जिसके अंदर हमने ये बताया था कि भाई हमने हर चीज़ पढ़ ली, अंग्रेज़ी भी पढ़ ली, शेक्सपियर भी पढ़ लिया, PhD भी कर लिया, पता नहीं क्या क्या कर लिया, मुझे दुनिया की हर चीज़ का पता है लेकिन मुझे कुरान का नहीं पता। तो ये उस लिबरल के ऊपर था कि यार तुम्हें हर चीज़ आती है लेकिन ये नहीं आता। बिल्कुल तो उससे मौलवी भी खुश होते थे बिल्कुल कि कि देखो यार बड़ी ये बात इसने काम की सही बात की। बोली। और वो लिबरल जो था वो भी सोचता था कि हाँ यार बात तो ये सही कर रहा है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जिसपे मौलवी साहब कहते थे कि यार ये तुमने हम पर हिट किया लेकिन बात सही है, हमें ये प्रॉब्लम है। जो वाकई पढ़े लिखे अच्छे स्कॉलर्स जो बहुत सारे हैं वो कहते थे कि ये बात तुमने सही की है। अच्छा, और फिर वो भी कहते थे कि यार तुमने देखो लिबरल्स पे चोट की है तो ये बात भी तुम्हारी सही है। सही। तो ऐसा मेरे साथ ये हुआ इस केस में, सिवाय एक ज़्यादा इंसिडेंट के। जी जी। मैंने चूंकि इसके ऊपर जो रिसर्च थी वो काफ़ी ज़्यादा की थी, लोगों से मैं गाइडेंस भी लेता था, पूछ भी लेता था कि मुझे बताएं मैं जो इसमें रिलीजियस मैसेज दे रहा हूँ वो कहीं गलत तो नहीं है। तो बहुत सारे रिलीजियस स्कॉलर्स भी खुश हुए उस चीज़ से और उन्होंने उस चीज़ की वजह से मुझे जाना और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया कि यार वाकई ये एक अच्छी चीज़ बनाई है तुमने। और हम बहुत मरतबा ऐसी चीज़ें कहना चाह रहे होते हैं, हम नहीं कह पाते। बिल्कुल, वो अपने मनसब की वजह से नहीं बिल्कुल, कहते। और बहुत मरतबा हमारी बातों से लोग रिलेट नहीं करते, तो ये एक ह्यूमरस स्टाइल में तुमने कह दिया है तो लोग इससे जो है वो खुश भी होते हैं और उनको मैसेज भी मिल जाता है। तो और लिबरल भी कुछ दोस्त ऐसे थे जो खुश होते हैं कि हाँ यार ये तुमने अच्छा कोई बनाया। लिबरल नाराज हुआ हो नहीं, नाराज होते हैं, बिल्कुल होते भी, नाराज भी होते अच्छा। हैं, लेकिन नाराजगी की अगर परवाह करता तो आज शायद मैं यहाँ पर नहीं होता। नहीं, मुझे लेकिन जिस तरह एक रिलीजियस एलिमेंट का हमारे पास एक एग्जांपल आई ना कि यार वो तो लाइफ थ्रेटनिंग से एक चीज़ थी, तो क्या दूसरे एंड के ऊपर हाँ भी कोई हाँ ऐसी हाँ, चीज़? अच्छा। बिल्कुल ऐसी हुई हैं, बिल्कुल बहुत सारे ऐसे लिबरल्स हैं जिन्होंने कैंसिल किया। लिबरल्स क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं आपको। वो ये करते हैं कि जी इस शख्स का बॉयकॉट करो, इस शख्स को जो है वो बिल्कुल अपने से दूर रखो, इसको किसी ऐसी एक्टिविटी में ना लेकर आओ जहाँ पर इसकी कोई तरक्की हो सके, इसको अपॉर्चुनिटीज़ ना दो, क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उनके पास मौके होते हैं जिस जो कि आप उनसे ताल्लुक होता है आपका। PR तो PR रखें तो तो वो फायदा कहते हैं है। बस काटो इसको, कैंसिल करो, इसको नहीं दो ये काम, क्रॉस लगा देते हैं तो आपके वो ऊपर। क्रॉस लगा देते हैं। और ये भी बहुत हुआ है, बिल्कुल बहुत हुआ है ऐसा। तो दोनों तरफ का मामला अच्छा, रहा है आप ऐसा। उस वाली फेज से निकल के आप क्या ग्रेजुअली इस न्यूज़ रूम या मॉर्निंग शोज़ या न्यूज़ चैनल्स की तरफ आए, या एक्सप्रेस टीवी में ये सटायर करने के और इसके दरमियान में भी आपके कुछ ट्रांजिशंस हैं? नहीं, मेरा जो शुरू तो आपने डॉन से आपने बताया। बुनियादी एम तो ये था कि हाँ जी हम टेलीविज़न पर या फिल्मों में नज़र आएँ, लोग हमें जाने, हाँ वाह वाह हो, हर आदमी हीरो बनना चाहता है ना यार। सही बात है। तो बुनियादी एम तो यही था। हाँ। लेकिन जब मैंने नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में दाखिला लिया तो मुझे पता चला कि एक्टिंग बहुत मुश्किल काम है। आई वॉज वन ऑफ द बेस्ट इन माई क्लास। थिएटर बहुत किया है मैंने, बहुत सारे, मतलब राहत काज़मी साहब की डायरेक्शन में, ज़ियामुद्दीन साहब की डायरेक्शन में, उन लोगों को सेटिस्फाई करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि ये लेजेंड्स बिल्कुल ऐसे ही है, अपने काम के कहलाते हैं। ऐसे ही है। तो जब वो मुझे कहते थे कि हाँ तुमने ये अच्छा काम किया है, अच्छी चीज़ की है, अच्छा एक्ट करते हो, तो इट मीन्स के अल्लाह ने कुछ सही बात है, काम करवा दिया, अचीवमेंट ठीक है। है ना, अचीवमेंट है। अब ये वही बात है, बहुत मतलब आपको लगता है कि तो मैं अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं, सही बेसिक चीज़ है जो हुई। तो बुनियादी चीज़ जो थी, जो जज़्बा था, वो था खुद नुमाई। ओके ओके,
अब वो किसी तरह भी हो। अब वो किसी भी तरह हो, लेकिन फिर समझ में आया कि हाँ यार ब्रैकेट्स के अंदर। आप एक अच्छे तरीके से भी काम कर सकते हैं ना, मतलब आप कचरा कंटेंट भी बना सकते हैं, और सोशल मीडिया पर तो आप देखें कचरा किस तरह बिकता है। बिल्कुल। लेकिन फिर ये समझ में आया कि अच्छा कंटेंट क्या होता है, जिसको जब आप बनाएं तो आपको भी अच्छा लगे, उसका एक मैसेज भी हो, उसका कोई इम्पैक्ट भी हो। और फिर जर्नलिज्म की तरफ आए तो डॉन न्यूज़ से बहुत सारी चीज़ें सीखी, वहाँ पर भी डॉक्यूमेंट्रीज प्रेजेंट की, तो वो अपनी जो एक नशा होता है उसको सेटिस्फाई करना होता है ना, तो वो करता रहा। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह छोटी छोटी करता रहा, लेकिन जो बिग ब्रेक था वो पहला उस एक्सप्रेस न्यूज़ के क्लिप्स से मिला, कहा सुना माफ़ की वजह से, और फिर हम न्यूज़ के ब्रेकफास्ट शो की तो वजह ये आप मॉर्निंग शोज़ अमूमन ये जहन में आता है कि मॉर्निंग शो तो कोई खातून करेंगी, मॉर्निंग शो के अंदर तो वो सास बहू के मसले आएंगे, मॉर्निंग शोज़ के अंदर शादियां और तलाक़ें डिस्कस होंगी। तो इस पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर एक साहब हैं जो कि मॉर्निंग शो के अंदर आए खातून के साथ, शिफा यूसुफ जई साहिबा के साथ, दोनों बैठे और अब वो डिस्कस कर रहे हैं दीगर चीज़ें। तो क्या ये आइडिया इन हो चुका था उस वक्त, क्योंकि और भी लोग फिर हैं ऐसे मॉर्निंग शोज, अब आप एक्सक्लूसिव नहीं रहे तो क्या और भी लोग उस वक्त कर रहे थे और आप लोग जंप इन हुए, या आप लोगों ने सोचा नहीं यार इससे हटके ज़रा करना चाहिए जो इस वक्त कन्वेंशनली चल रहा है? जब हम न्यूज़ पर ये अपॉर्चुनिटी आई, उसके लिए ऑडिशन दिया, सब कुछ हुआ कि जी ठीक है अब ये करना है, तो चूँकि वो एक न्यूज़ चैनल था, तो न्यूज़ चैनल का कंटेंट ये बहुत कम ही होता है कि आप शादियाँ तलाक़ें वलाक़ें डिस्कस करें, लेकिन मॉर्निंग शो का यही मामला होता है। तो हमारी स्पेसिफिक डिस्कशन हुई थी सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा से कि देखिए हमने ये चीज़ें नहीं करनी है। उन्होंने भी कहा कि नहीं जी आप अच्छी चीज़ें करें, ढंग की चीज़ें करें। उन्होंने उस चीज़ को अप्रूव भी किया और चलते रहने दिया, ये पहली पॉजिटिव बात। फिर उसके अलावा जो टीम थी हमारी, जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे, जो प्रोड्यूसर्स थे, उस सब का एक ब्रेन लगता था ना कि यार हमें ये करना है, एक अच्छी चीज़ प्रोड्यूस करनी है, एक डिफरेंट चीज़ प्रोड्यूस करनी है। तो वो एक टीम वर्क था जिसकी वजह से एक चीज़ निकली। फिर हमारे साथ क्या हुआ कि हमने प्रेजेंटेशन उसकी ऐसी की, क्योंकि मेरी और जो मेरी को होस्ट थी शिफा यूसुफजई, हम दोनों का एक कॉम्बिनेशन इतना अच्छा बन गया क्योंकि हम दोनों की वेवलेंथ मैच कर गई। आपको होता है कभी कि आप किसी शख्स से मिलते हैं ना, आपको लगता है कि हाँ जैसी मैं इसे बॉल डाल रहा हूँ वैसी ये बैटिंग कर रहा है, तो बहुत अच्छी वो फिर चीज़ बन जाती है। और हमारे साथ ऐसा हुआ, मतलब पहले दिन जब हम लोग प्रोग्राम करने के लिए बैठे, उससे पहले मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई थी। एक मुलाकात हुई होगी कि हाँ जी ये प्रोग्राम करेंगे और ये वो, लेकिन पहले दिन जब हम लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं तो हम दोनों को ये लगा कि यस देयर इज समथिंग व्हिच इज क्लिकिंग। सही है, क्योंकि आमतौर पर होता क्या है कि अगर आपने कोई जुमला किसी पर कसा, कोई तंजिया या मज़ाहिया या एक ऐसा कोई लाइटर मोमेंट क्रिएट करने की कोशिश की, तो होता क्या है कि नॉर्मली लड़कियां माइंड कर जाती हैं, हाँ ये आपने क्या कह दिया, नहीं नहीं ये तो अच्छा। उनका मामला क्या था कि उन्होंने कहा अच्छा अगर इधर से ये बात आई है तो मैं भी एक जुमला दे सकती हूँ। और ये आपके अच्छा जहन के होने की निशानी होती है, सेंस ऑफ ह्यूमर। तो सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है उधर भी। अच्छा कुछ हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे मुख्तलिफ मामलात पर वो भी मिलते थे, तो हमारी एक बहुत अच्छी टीम बन गई। और वो अच्छी टीम जो है वो बहुत जल्दी लोगों की नज़र में आ गई कि यार ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ये हंसते भी हैं, रोते भी हैं, गुस्सा भी करते हैं एक दूसरे के ऊपर। और फिर हम दोनों के अंदर एक चीज़ जो मुझे बहुत सारे लोगों से बात करके महसूस हुई, वो ये कि वी वर नेचुरल इन द सेंस कि मैं कोई बनावट करके टेलीविज़न पर नहीं बात करूंगा कि जी अब तो मैं एंकर हूँ तो मैं दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी हूँ और मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको सिखाऊंगा और वगैरह वगैरह, जी मेरी तो क्या बात है। ऐसा नहीं है, हम दोनों नॉर्मल लोग थे और वो नॉर्मैलिटी जो है वो ही हमने अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर लोगों को दिखाने की कोशिश की कि भाई मैं भी एक आम आदमी हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, मुझे भी नज़ला हो सकता है, किसी दिन मैं प्रोग्राम में छींकूंगा भी, और मैं किसी दिन गुस्से में भी होऊंगा, किसी दिन नींद में भी होऊंगा, किसी दिन रो भी रहा हूँगा, किसी दिन हंस भी रहा हूँगा। जबकि एंकर इस तरह नहीं कर रहा होता ना, एंकर कहता है जी मैं तो एंकर हूँ, तो वो शायद लोगों के साथ कनेक्ट कर गया। सही कि यार ये तो हम जैसा है और हम इसको देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ यार ये तो हमारे घर का फर्द है, रिलेटेबल, तो रिलेटेबिलिटी बढ़ गई। बिल्कुल। और वो प्रोग्राम हमारा, चूँकि कंटेंट हम बहुत सारा हर तरह का कंटेंट डिस्कस करते थे, उसके अंदर सीरियस बातें भी करते थे, फिर हम दोनों के अंदर एक लाइटर तरीके से बात करने का फन भी था। तो बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता था कि यार गाढ़ी बातें नहीं करते ये, बिल्कुल। अगर कोई बहुत गाढ़ा इशू भी है तो उसे भी अच्छे तरीके से लाइटर मोड में तमीज़ तहजीब से लोगों को समझा सकते हैं।
बस वो चीज़ अच्छा, एक जो चीज़ इसमें सवाल उमूमन पूछा भी जाता है या लग रहा होता है, डिस्कशन में आ रहा होता है, यार इस तरह के प्रोग्राम्स में जो कॉल्स होती हैं ना वो प्लांटेड होती हैं। ये मतलब एक जनरल एक स्टेटमेंट है। कभी कभी ये भी होती है और कभी कभी सही भी अच्छा, होती मतलब है। ये दोनों भाई, अब चीज़ें मिसाल एग्जिस्ट के करती तौर पर हैं। आपका एक चैनल है, नया चैनल है, ठीक है। ठीक है। अब नया चैनल है तो उसकी व्यूअरशिप कम है। जी। अब व्यूअरशिप कम है, आपने डाल दिया कि जी आप प्लीज़ हमें लाइव कॉल्स करें, ठीक है। तो बहुत कम लोग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो आप कहते हैं चलो जी मोमेंटम बनाओ। ओके यार मेरे दोस्त, यार ये प्लीज़ कॉल कर यार, ताकि वो कंटेंट तो बने ना। हाँ। ठीक है, अब वो कंटेंट बना, एक कॉल आई, दूसरी कॉल आई, अब जो व्यूअर बैठा हुआ देख रहा है उसको हौसला मिलता है, अरे यार यहाँ पे लोग कॉल करके बात कर रहे हैं और ये एक अच्छी कन्वर्सेशन हो रही है। ओके, मेरे जहन में भी ये सवाल है, चलो मैं कॉल करता हूँ। सही। सो आपको वो मोमेंटम बनाना पड़ता है। हर कॉल नहीं फेक होती, चीज़ें बनानी पड़ती हैं इस तरीके से। ये तो फ्रीक्वेंसी की बात हो गई ना कि आपने शुरू में फ्रीक्वेंसी, बाज़ दफ़ा क्या ऐसा भी होता है कि आपको कोई कंट्रोवर्सी खड़ी करनी है, कोई वायरल कंटेंट चाहिए, कोई हुकिंग स्टेटमेंट। कुछ लोग करते हैं ऐसा, हम होता है। लोगों ने ऐसा नहीं किया मतलब ये लेकिन होता है ये हाँ, इस करने इंडस्ट्री के वाले अंदर। करते हैं इसमें। देखें यार, टीवी इज ऑल अबाउट लाइज। कुछ सच नहीं नजर आ रहा होता आपको टेलीविजन के ऊपर कि जी हम सच देखने के लिए बैठे हुए और हमें सच मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। सारे ड्रामे झूठ होते हैं। बहुत सारी न्यूज़ आपको पता है कि क्या होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्रिएट की जाती हैं। अच्छा, ये लाइव आपका मॉर्निंग शो होता था हम के ऊपर, अब तो मुझे आइडिया नहीं है। तो वो जो एक कॉल आई थी उसके ऊपर अब आप आएंगे? कौन सी? अच्छा चलो बस ठीक है। नहीं मुझे पता है वो। वो मैं समझ गया, उसके ऊपर आ रहे हैं ना, वो मैं समझ गया कॉल्स के कॉल्स पर आ गए हैं, अब लाइव पर है, तो अब शायद अगला सवाल उस कॉल का आएगा। रीडिंग द माइंड। सही आपने सही टॉप किया है, इसका मतलब आपने उसमें भी और इसमें भी। तो वो जो कॉल थी वो प्लांटेड नहीं थी? नहीं। अच्छा, वो कॉल क्या थी जरा बता दो, तो हम दोनों को समझ तो सारी दुनिया को पता है। सारी दुनिया अब भी आती है वो कॉल का वीडियो कि जी हम जो सेगमेंट था हमारा वो था कि हेयर ट्रांसप्लांट और हेयर फॉल वगैरह, जी। और एक डॉक्टर बैठी हुई है और बातचीत हो रही है उनसे, और लाइव कॉल सही है। अपने मशवरे ले रहे सही हैं। एक साहब ने कॉल की, उन्होंने बात की, तो मैंने उनसे पूछा कि जी अब आपकी जो है वो क्या कंडीशन है, और उन्होंने बहुत ही मतलब बिल्कुल जिसको आप कहते हैं ना कि फ्लो में कहा कि यार भाई वही कंडीशन है जो आपकी कंडीशन है, एंड दैट वाज द मोमेंट। उसके बाद मैंने कहा कि भाई तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इस कंडीशन में हो तो फिर तो तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून है। और सुकून यूँ है कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में 2007 में एक रिसर्च हुई थी जिसमें ये बताया गया है कि सबसे खूबसूरत लगने में, सबसे मैनली लुक में ये जो कंडीशन है यही टॉप पर होती है। और दुनिया के आप टॉप मेल्स उठाकर देख लें वो सब इसी कंडीशंस में। तो वो जो आधा क्लिप था जिसमें उसका जुमला था कि जी वही कंडीशन है जो आपकी कंडीशन है, वो जुमला वायरल हुआ है, और क्या ज़बरदस्त वो वायरल हुआ है, और सारी दुनिया से वो मुझे भेजा गया, और आज भी हर थोड़े दिन बाद वो रिपीट होकर आ जाता है। उसमें दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगी। मैंने आज वो दोबारा देखा निकाल के, मैंने कहा यार इस पे बात करनी है, ज़रा देखता हूँ मैं। दो जो चीज़ें ना उसमें वो आउटस्टैंडिंग लगी मुझे। एक तो जो उसको आपने हैंडल किया, मतलब उस बंदे ने एक जुमला दिया और आपने जिस तरह उसको हैंडल किया वो आउटस्टैंडिंग था, लॉट्स ऑफ अप्रिसिएशन। लेकिन जिस वक्त आप हैंडल कर रहे हैं तो जो दूसरी एंकर पर्सन शिफा साहिबा की जो जिसे कहते हैं कि मुस्कुराहट है, या जिस तरह वो बड़ा एंजॉय कर रही है, सिचुएशन में हंसी आएगी ना। तो भाई अभी ये और हंस रहा है ना, तैमूर हंस रहा है ना इस चीज़ को, तो वो कोई भी होता वो हंस रहा होता। लेकिन उसके अंदर आपका जो वो था ना कि उसके बावजूद आपने वो काफ़ी एक्सप्लेनेशन कोई 30-35 सेकंड के अंदर दी है आपने आराम से, मेरा ख्याल में इतनी भी दी होगी 40 सेकंड। तो दैट वाज वेरी गुड। मतलब मेरे लिए लर्निंग ये थी कि भाई आपने इस सिचुएशन के अंदर हैंडल कैसे करना है, और जब आप सिचुएशन हैंडल कर रहे हो तो जो आपको रोकने वाले एलिमेंट हो सकते हैं, मतलब रोकने हाथ से रोकने वाले सिचुएशन रोक सकती है, उसको कैसे हैंडल करना है। तो ये तो मैं आपकी वाकई मैंने कहा ये तो तारीफ बनती है। ये गॉड गिफ्टेड कॉन्फिडेंस। हाँ कि बस ठीक है ये है, अब ये करना। पहली चीज़ देखो, अगर पढ़ा हुआ नहीं होता मैंने कि ये रिसर्च हुई है और ये चीज़ है, तो आप कैसे ये बात करते। तो सबसे पहली चीज़ ये, जिस भी टॉपिक के ऊपर आप प्रोग्राम कर रहे हैं उसके बारे में पढ़ लो। अगर नहीं पढ़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे। फिर बहुत सारे ऐसे क्लिप्स हैं, बहुत सारे ऐसे एंकर्स के जिन्होंने वो नहीं पढ़ा हुआ है, और जो गेस्ट है उसने उनको गिरा दिया। हाँ ऐसे ही है, बहुत सारे क्लिप्स हैं बड़े बड़े एंकर्स। आपने तो वैसे ये वाला रिसर्च जान के पढ़ी के रखी है ऑब्वियसली, क्योंकि ये तो पढ़ते हैं कि यार अब मैं जो हूँ मेरे अंदर ये एक जुमला है। देखो ये जुमला सबसे इम्पोर्टेंट है मेरी ज़िंदगी का, कि इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके सर के ऊपर क्या है, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपके सर के अंदर क्या है। तो अगर आपके सर के अंदर आपने चीज़ें जमा करके रखी हुई हैं तो कोई आपको शिकस्त नहीं दे सकता। तो जब आप पढ़ोगे तो आपके सर के अंदर चीज़ें जमा होंगी।
आपके पास वो इल्म होगा, वो जवाब होगा। हाँ, अब वो जवाब उस वक्त आपको याद आए, ये अल्लाह ताला की तरफ से चीज़ होती है। इस वक्त तो इस अपीयरेंस के टॉप यूट्यूबर या टॉप पॉडकास्टर भी इसी अपीयरेंस के हैं, जुनैद अकरम साहब की मैं बात हाँ कर रहा हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो वो तो वही वाली बात कि इसके अंदर गया और ज़बान के ऊपर गया और कितना एक्सटेम्पोर है, कितना फिल्बदी है, कितना आपने जवाब दे दिया, ये मैटर करता है। लेकिन बाज़ दफ़ा तो हम इस वाली चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा अपने ऊपर जैसे कहते हैं कि उसमें चले जाते हैं, डिप्रेशन में। अब ये कॉलेज यूनिवर्सिटी के ज़माने में होता था कि हाँ ठीक है भाई, ये देखो ये हो रहा है प्रॉब्लम, अब ये है तो है, यू हैव टू लिव विद इट, हाँ, मेक इट अ स्ट्रेंथ। सही बात है, ये चीज़। और आप सोचे ना, ये जो आपके साथ इंसिडेंट एक हुआ, इंसिडेंट ही कहूँगा मैं उसको, आपने कर तो लिया लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ तक तो पहुँचते नहीं, वो बस वहाँ पे रह के बड़ा हंस खेल लिए कि ऐसा हो गया। उसके बावजूद एट द एंड ऑफ द डे आपकी व्यूअरशिप बढ़ी ना, हाँ, उस चैनल की व्यूअरशिप बढ़ी ना, बिल्कुल, लोगों ने जाना, तो लोगों ने वो जाना, मेरी लोगों ने ज़िंदगी कहा का यार हिस्सा ये बन इसके गया वो और भी क्लिप। देखते हैं क्लिप, और भी चीज़ें बिल्कुल देखते हैं, ऐसे ये ही। सारी चीज़ें हुई। लेकिन उसमें मैंने 2-3 चीज़ें सीखी। देखो, एक तो ये कि मैं तो चलो एक सख्त मोटी खाल का आदमी हूँ ना, अगर कोई कमज़ोर आसाब का मालिक होता तो उसके लिए मुश्किल मामला होता कि सोशल मीडिया पर अगर आप नेगेटिवली वायरल हो जाएं तो ये आपको साइकोलॉजिकली डैमेज कर सकता है। बिल्कुल। ये चीज़ एक प्रॉब्लम है जिसके लिए लोगों को सोचने और काम करने की ज़रूरत है। मेरे साथ ये फ़ायदा है कि ठीक है, आई डोंट केयर कि ठीक है, हो गया, मसला नहीं है। लेकिन अगर किसी के लिए ये मुश्किल मामला होता तो वो फिर शायद पीछे हट जाता या काम छोड़ देता या पता नहीं क्या करता, आई डोंट नो। कि जितना डिपेंड करता है ना कि क्लिप में आपके क्या है। तो एक तो ये चीज़ है कि साइकोलॉजिकली अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करो। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपके अंदर कोई पर्सनैलिटी का फ्लॉ है तो उस फ्लॉ को फ्लॉ मत समझो, अब ये है, और उस चीज़ के ऊपर आप उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाकर उसके साथ ग्रो करने की कोशिश करें। और आप पढ़ें उस चीज़ के बारे में कि देखो भाई, दुनिया के आंद्रे अगासी बिल्कुल बिल्कुल इसी कंडीशन का आदमी है। सही बात है। ब्रूस विलिस इसी कंडीशन का आदमी था। आपने नोट किए हैं सारे। तो ये ऐसा ही होगा ना कि यार देखो ये सब हैं तो हम क्यों नहीं। वो कौन है, वो द रॉक, और वो और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं यार। मतलब अभी मैं नाम क्या गिनाऊं। मीडिया इंडस्ट्री के अंदर तो ये नॉन बड़े लोग हैं। हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम है, ये हमारे इस रीजन में प्रॉब्लम है, पाकिस्तान इंडिया में, और बाल नहीं है, ये है वो है, बकवास। बाहर आप चले जाएं वेस्ट में तो दिस इज अ स्टाइल स्टेटमेंट है, ये खुद से करते हैं लोग। हमारी तो मुझे ये लगता है कि हमारी जहन जो है ना, वो अभी हमारा जहन शायद छोटा रह गया है, डेवलप नहीं हुआ। हम फिजिकल फीचर्स के अंदर खूबसूरती ढूंढ रहे होते हैं जो कि मुनासिब नहीं है। ठीक है खूबसूरती, लेकिन आपने हम के ऊपर बहुत सारा काम किया, हम न्यूज़ के ऊपर आप एक अरसे तक रहे, फिर आपने स्विच किया बहुत टाइम बाद, और शायद आप दोनों ने ही स्विच किया, ऐसा ही है मेरे ख्याल में। बिल्कुल। तो ये कितना मुश्किल डिसीजन था, या ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन था कि नहीं यार अब वी हैव टू मूव ऑन, अगले के ऊपर चलते हैं, सही है, अच्छी ऑफर है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सही है। तो क्योंकि मुश्किल डिसीजन उस वजह होता है कि आप एक अच्छी जगह पर अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ है, अच्छी और आपकी पहचान हो जाती है, पहचान हो गई है, तो उसके नुकसान और फायदे दोनों होते हैं। आप उस जगह पर कंफर्टेबल होते हैं, हाँ, कंफर्ट जोन में आ चुके होते हैं। आप कहते हैं ठीक है यार, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अब बहुत सुकून से हर चीज़ चल रही है, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, और अभी ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालना भी होता है। तो वो कंफर्ट जोन से निकालने की भी आदत रही है हमेशा। और फिर ये कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी होती हैं, सही, तो आप कहते हैं ठीक है भाई, गुलामी ही करनी है तो उसकी करो जो 2 रुपये ज़्यादा दे रहा है। को मेमन बन के सोचो। यहाँ पे मेमन बंदा आपका बाहर निकल आया। ज़रूरत होती है तो फाइनेंशियल्स हर एक की ज़रूरत होते हैं। सही। इससे हम के ऊपर आपने बहुत सारा काम किया, अब आप नई जगह के ऊपर आए, यहाँ पे भी आपकी केमिस्ट्री मैच की है उस टीम से? मैं सोलो शो कर रहा हूँ, हाँ, तो टीम के साथ केमिस्ट्री मैच कर जाती है आहिस्ता आहिस्ता, विद इन अ स्पैन ऑफ फ्यू मंथ्स। ओके, कुछ चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं टीम की, कुछ टीम को आपका मिजाज समझ में आ जाता है, तो अल्लाह का शुक्र है, गुड। सही। अच्छा, ये जो आपका पूरा आपने एक बीच में बात की कि यार टीवी के ऊपर सच कहाँ आता है, टीवी के ऊपर तो झूठ आता है, सही है, ये आपने बहुत सारा झूठ आता है, बहुत सारा चले, इसको सच बंद हो जाता है, इसको मिटिगेट करने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है ये चैनल की पॉलिसी है, वैसे पॉलिसी है, ओवरऑल आपके ऊपर एक चेक है कि भाई आपने ये बोलना है और ये नहीं बोलना, इसको मिटिगेट करने के लिए बहुत सारे
एंकर्स ने अपने प्लेटफॉर्म्स खड़े किए यूट्यूब के ऊपर कि भाई वहाँ पर मैं वहाँ पर भी रहूँगा और यहाँ पर, या वहाँ बिल्कुल क्लोज करके मैं, और बहुत सारे बड़े बड़े नाम भी हैं और ग्रोइंग फेज के अंदर भी हैं। बिल्कुल आपको कभी ये लगा कि ये करना चाहिए? क्योंकि मैंने आपके कुछ पॉडकास्ट करना देखे। चाहिए, लेकिन मेरी सुस्ती की वजह से मैं नहीं कर पाया। बहुत सारी दूसरी मसरूफियात होती हैं, बहुत सारा टाइम जो है वो टेलीविज़न की तरफ हो जाता है। बहुत मरतबा बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रहे होते हैं, लेकिन फिर आप प्रोक्रेस्टिनेशन में चले जाते हैं। तो मैं कहूँगा कि ये कैसा मुकम्मल तौर पे एक्सपीरियंस था मेरी आपका? क्योंकि सुस्ती हम है लोग जो भी उसी डिजिटल वाली फील्ड में है ना, हम भी कन्वेंशनल मीडिया के ऊपर नहीं, हम पॉडकास्ट करते हैं। आप क्योंकि एक हैं ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मीडिया के ऊपर हैं अभी भी, लेकिन इसके ऊपर आए और फिर आप उसको कंटिन्यू नहीं किया, क्या वर्थ इट नहीं है? नहीं, वर्थ इट नहीं, मेरी अपनी सुस्तियों की वजह से नहीं किया। ठीक है, सिंपल, हाँ हाँ, उसमें ठीक वो है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है इम्पैक्टफुल कितना है अब ये जो नया मीडियम है? इम्पैक्टफुल तो है, इम्पैक्टफुल तो बहुत है, क्योंकि लोग अब उसी को देखते हैं, उसी से अपनी जो सारी न्यूज़ भी उन तक पहुंचता है, उसी मीडियम से नॉइज़ भी उसी मीडियम से पहुंचता है उन तक। और जो हमारी जो एक यंग मार्केट है वो तो टेलीविज़न नहीं देखती है, वो तो सिर्फ डिजिटल को ही कंज्यूम करती है। सो अगर आपको पहुंचना है उन लोगों तक तो यही रास्ता है। मतलब फ्यूचर इसी का ही है। हाँ 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 हाँ, क्योंकि पहले अखबार थे, अखबार आहिस्ता आहिस्ता डाई आउट हुए, वो ऑनलाइन आए, ऑनलाइन के बाद अब वो उनकी वेबसाइट से ज़्यादा जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर अब ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है। इसी तरह टीवी के ऊपर भी, टीवी चैनल्स की भी उसके ऊपर रिलाय कर रहे हैं जो वो क्लिप्स निकाल के डालते हैं। हर एक की अपनी एक डिजिटल सोर्स ऑफ इनकम ज़रूर है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ज़रूर वो काम कर रहा है। तो ये और सोर्स ऑफ इनकम से अलावा नैरेटिव बिल्डिंग के लिए नैरेटिव बिल्डिंग भी बिल्कुल, मतलब 30 मिनट अब 1 घंटा किसी के पास नहीं है देखने का, वो जब चाहे जहाँ चाहे उसको 2 मिनट की क्लिप उसके बहुत सारे नुकसानात हैं, बहुत सारे नुकसानात हैं, लेकिन अब यही है, इसी सोशल मीडिया के साथ रहना है और इसी से मैसेजिंग करनी है जो भी करनी है। सो आई थिंक आप एक्टिंग की तरफ बिल्कुल नहीं गए कि हालांकि थिएटर, लेकिन आपको कभी हो कि यार मैं ड्रामा वो जर्नलिज्म में इतना ज़्यादा मगन हो गए, लेकिन आपका वो प्रेफरेंस नहीं रही? एक इम्पॉर्टेंट ये भी नहीं, मतलब कर लेंगे, मिल गई अच्छी लेकिन चीज़ करियर आपने कहा ये लेकिन अब ये बन, क्योंकि देखो वही बात है कि जब आप एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से होते हैं ना, तो आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मुझे पहली तारीख को घर पे पैसे देने और उसका बिल भरना है, जो भी चीज़ें होंगी। तो ये तो ज़रूरी है ना, उसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर जब मैंने बैंकिंग छोड़ी और मैं मीडिया में आया तो आई वॉज 30 एट दैट टाइम। अगर यही काम मैं 18 में कर रहा होता तो मेरे पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शायद ना होती ना। तो 30 में आप कर रहे होते हैं, उसी वक्त आपकी शादी हुई है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि आप सोचते हैं कि भाई ये पहले मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इसको चलाना है। तो अब अगर मैं एक्सपेरिमेंटेशन सोचूं कि यार चलो इसको छोड़ते हैं, आज एक्टिंग के ढूंढने चलते हैं, ये वो, तो फिर बहुत सारी चीज़ें पूरी नहीं हो सकेंगी। बहुत सारे लोगों का जहन में होता है कि जो होस्ट होते हैं मॉर्निंग शोज़ के या न्यूज़ चैनल्स के, ये इनकी तनख्वाहें तो ऐसी ज़बरदस्त और बेहतरीन होती हैं, लेकिन आप तो ये बता रहे हैं कि इस वक्त भी जैसे कहते हैं हमारा ये कंसर्न रहता है हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज़ के अंदर। नहीं, मैं शुरू की बात कर रहा हूँ, अब की मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो एक तो ओवरऑल किसी भी, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली को देख लें तो उसका ये कंसर्न हमेशा होता है। ऐसा ही है। और जब आप कोई काम शुरू कर रहे होते हैं, एक नई फील्ड में आते हैं, बेसिक लेवल से शुरू करते हैं, तो आप कम पैसे कमा रहे होते हैं। फिर ऑन स्क्रीन आने में 2007 में जब मैंने मीडिया ज्वाइन किया था और मैं 2018 में ऑन स्क्रीन प्रॉपरली एक न्यूज़ चैनल पर, हम न्यूज़ के ब्रेकफास्ट शो पे आया हूँ, तो 11 साल तो मैं बैक ऑफ द कैमरा रहा हूँ। तो बैक ऑफ द कैमरा तो एक मुनासिब, एक बुनियादी तनख्वाह होती है। बिल्कुल। तो जब बुनियादी तनख्वाह है उस पर आप काम करते रहेंगे और अपने घर को चलाते रहेंगे, कुछ अपनी चीज़ें पूरी करते रहेंगे। तो ऐसे में आप एक्सपेरिमेंटेशन करने के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। तो अब जब आप ऑन स्क्रीन आ जाते हैं तो ऑन स्क्रीन भी आपको ज़्यादा पैसे उस वक्त मिलना शुरू होते हैं जब आप अपने आप को इस्टेब्लिश करें, रिकग्निशन जब हो जाती है, रिकग्निशन हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि 10 साल आपने पीछे वो निकाल दिए। अब अगर आप लगा लें 2018 से 24, तो 3-4 साल आपके रिकग्निशन के निकल गए। सही है। तो फिर आपको जब कुछ पैसे मिलना शुरू होते हैं, फिर आप कहते हैं हाँ यार अब मैं कुछ सेंसेस में आया हूँ, गुड पैसे भी मिलते हैं इस काम के। संभल गए आप जी। तो अब आप सोच सकते हैं एक्टिंग का, या अब नहीं सोचते? अगर टाइम हो और अगर अच्छी चीज़ कोई आएगी तो ज़रूर, वाई नॉट। अच्छा, रीसेंट फिनोमेना एक बहुत डिस्कशन में रहा है, क्योंकि आप तो टीवी के उसके ऊपर आप रेटिंग्स भी देख रहे होंगे या डिस्कशन भी देख रहे होंगे, उसकी बुनियाद पे आप लोग कंटेंट सोचते होंगे, मेरा एक गुमान है।
फैमिली व्लॉगिंग का एक कॉन्सेप्ट है जो कि अभी बहुत डिस्कशन में रहा हाँ। पिछले हफ्ते। तो क्या आपने इसके ऊपर डिस्कशन करवाया कन्वेंशनल टीवी के ऊपर या? नहीं, मेरा चूंकि अब जो प्रोग्राम है वो तो इंटरनेशनल अफेयर्स है ना, ओके, तो हाँ, उसके ऊपर तो इस तरह Quite की interesting. खराफात की डिस्कशन हो ही नहीं सकती। कैसी व्यूअरशिप है? क्योंकि हमारे यहाँ अमूमन मुनासिब व्यूअरशिप है। देखो, हमने लोगों को, टेलीविज़न ने लोगों को डम्ब बनाया है और डम्ब रहने पर मजबूर किया है। अब एक ज़माने में ब्रेकफास्ट शो करते थे मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब, बिल्कुल बिल्कुल अजीम शख्सियत, लिटरेरी शख्सियत, पढ़े लिखे लोग, किताबें लिखी हुई हैं, पढ़े हुए लोग हैं, कमाल लोग हैं। सही बात, जो वो कंटेंट देंगे वो आपको इंटेलेक्चुअली ऊपर लेकर जाएगा। और एक ज़माना ऐसा है कि जिसमें ओवैस मंगल वाला टीवी पर ब्रेकफास्ट शो कर रहा है, तो ये तनज़्ज़ुली है ना ओवरऑल। तो अब जब आप किसी ऐसे शख्स को देख रहे हैं जो कि इल्मी बातें कर रहा है, पढ़ी लिखी बातें कर रहा है, आप उससे सीख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, और अब आप उसकी जगह देख रहे हैं आमियानापन, किसी भी किस्म का मॉर्निंग शो चल रहा है जिसके ऊपर वो क्रैप कंटेंट है, जो बिल्कुल थर्ड ग्रेड कंटेंट है। तो उससे आप क्या सीखेंगे? कुछ नहीं सीखेंगे। तो टेलीविज़न ने आपको डम बनाना शुरू कर दिया। एक ज़माना था जब वो अच्छी बातें सिखाता था आपको, अब आपको वो बेवकूफ़ बनाना सिखा रहा है। बिल्कुल कोई उसके अंदर कंटेंट में जान नहीं है, और वो फैलता चला गया कंटेंट। हर चैनल पर वही क्रैप कंटेंट आ रहा है। तो ओवरऑल लोग जो है ना वो बस उसी कंटेंट को कंज्यूम करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर उसमें आप कोई अच्छी चीज़ देना शुरू करें तो लोगों को आहिस्ता 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 उसकी आदत पड़ती है। हमारा ब्रेकफास्ट शो उसकी एक मिसाल था कि 4 साल में हमने उसकी जो एक वैल्यू या वर्थ बना दी, वो इसी बुनियाद पर थी कि अच्छा कंटेंट था, अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जाता था। तो आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता एक सही रास्ते पर ला सकते हैं। तो इंटरनेशनल अफेयर्स का जो मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ उसकी भी एक मुनासिब व्यूअरशिप आ रही है, और अगर आप अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट करते रहें और कंसिस्टेंटली कंटिन्यू करते रहें उसको, तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लोग उसको देखेंगे बिल्कुल। लेकिन एक जो आपने कहा कि पहले मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब थे, अशफाक साहब का प्रोग्राम चलता था बिल्कुल, और बैठ के वो गुफ्तगू कर रहे होते थे, सारी चीज़ें हो रही होती थी, बहुत अच्छा लगता था ना। लेकिन वो शायद इसलिए हमारे नंबर्स में या उसमें अब विजिबिलिटी में कम हो गया या आ ही नहीं रहा, क्योंकि बाकी कंटेंट लोगों ने बड़ा अपील किया, व्यूअर्स और जैसे कहते हैं, देखो व्यूअर हमेशा जो है ना, एक 8 मूवीज़ देखते हैं ना, कमाल मूवीज़ होती हैं, स्टोरी भी होती है, थीम भी होती है, कम व्यूअरशिप होती है हमेशा उसकी। बिल्कुल। और दबंग टाइप की आड़ी टेढ़ी मूवीज़ जो हैं वो बहुत चलती हैं। सही है। तो कचरा हमेशा ज़्यादा बिकता है, ये बात तो है। ओके, ठीक है, लेकिन एक क्रिटिकल मास ऐसा होना चाहिए जो आपकी अच्छी चीज़ को कंज्यूम करे। अगर वो चीज़ हो रही है तो इसका मतलब है आप ठीक है। और मैं तो इसकी मिसाल इस तरह भी देता हूँ कि हमारी एक ये नैरेटिव है कि भाई हम वो दिखाते हैं जो पब्लिक देखना चाहती है। अच्छा, इसको उड़ा के रख दिया जब ये टर्किश अर्तुगल सीरीज आई। बिल्कुल बेकार बात है ना कि लोग वो देखते, भाई लोग वो देखेंगे जो सलीके, तरीके और एक्सेलेंस के साथ प्रेजेंटेबल अंदाज में। डर होता है असल में कि यार सबकी दुकान पे ये सौदा बिक रहा है तो मैं भी ये बेच के पैसे कमा लूँ। बेसिकली मीडिया वाला ये कर रहा होता है, वो बिजनेस है ना भाई, पैसे कमाने हैं ना उसने। तो ऐसे में कोई डिफरेंट चीज़ लेकर आता है और वो अच्छी चीज़ होती है तो लोग देखते हैं उसको। क्यों नहीं देखेंगे लोग यार? तो डिफरेंस क्रिएट करने वाली चीज़, वो हौसला कम लोगों में होता है ना। डिफरेंस क्रिएट करने वाला हौसला वो कम लोगों में होता है। वो डिफरेंस क्रिएट करने वाला हौसला पीटीवी पर आया। पीटीवी क्योंकि स्टेट रन चैनल है, गवर्नमेंट की उस वक्त एक अप्रोच ये थी कि चलो हमें ये हिस्टोरिकल कंटेंट, अपना कंटेंट चाहिए, मुस्लिम हिस्ट्री वाला कंटेंट, तो यहाँ से लेकर आओ और दिखाओ उसको। तो उन्होंने इन्वेस्ट किया और उसने वो बैरियर तोड़ा, फिर बाकी लोग उसके ऊपर आए। वरना ये प्राइवेट चैनल्स वाले जो हैं वो तो नॉर्मल जो ड्रामा चल रहा है वो बिक रहा है वही दिखाएंगे ना। क्योंकि इसके ऊपर बड़ी क्रिटिक भी हुई, भाई टर्किश ड्रामे क्यों चल रहे हैं हमारे पास, हमारा कंटेंट। अमेरिकी फिल्में चल रही होती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडियन ड्रामे चल रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ उन लंडे के लिबरल्स को प्रॉब्लम होती है जिन्हें लगता है कि हाँ यार इससे तो कोई अच्छी चीज़ प्रमोट हो रही है तो इसको रोको। तो ये वो फिनोमेना कंटेंट का मसला है, लंडे के लिबरल की ज़हनियत का मसला है। ये आपने एक नई टर्म एक और ले आया। हाँ वो अच्छा, ये क्या होता है, ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इसको, जो कि एक्चुअल लिबरल नहीं होता। एक्चुअल लिबरल वो होता है जो कि एक्सेप्टेबिलिटी जिसके लिए हर एक चीज़ की होती है। वो आपकी बात अगर इंतहाई मजहबी बात है तो उसको भी सुनेगा, समझेगा, एक्सेप्ट करेगा। और अगर कोई बहुत ही अलग कोई थ्योरी दे रहा है दुनिया में शख्स, तो वो भी सुनेगा, समझेगा, एक्सेप्ट करेगा, उस पर डिस्कशन करेगा।
इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा रिलीजन सबसे ज़्यादा लिबरल रिलीजन है, बिल्कुल। क्योंकि उसके अंदर ये टेंडेंसी है कि वो हर चीज़ जो कि उसके मुखालिफ आ रही होती है उसके साथ बैठकर डिस्कशन करके या तो कायल करने की उसके अंदर सलाहियत होगी, जब भी वो डिस्कशन कर सकेगा ना। तो ये हमारे मज़हब में ये बेसिक वैल्यू है। हमारे रिलीजियस लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो बात नहीं कर, एक्चुअल दीन में मज़हब का जो एक्चुअल एसेंस है वो ये है। बिल्कुल तो हमारा रिलीजन इस हिसाब से सबसे लिबरल रिलीजन है कि वो इंटेलेक्चुअली आप तक अप्रोच करता है और उन चीज़ों को जिनको वो कहता है कि आपने ये काम करने हैं, उनकी एक इंटेलेक्चुअल अपील आपके सामने आ जाती है कि वाकई ये चीज़ फितरत की तरफ मुझे लेकर जा रही है, ये चीज़ सही है, मैं इसकी तरफ आऊँ। और जो ऐसा लंडे का लिबरल जो होता है वो ये होता है कि जी चूँकि मैंने अब एक अप्रोच बना ली है, मेरे जहन में ये बात बैठ गई है, तो अब मैं इसके अगेंस्ट कोई चीज़ नहीं सुन सकता हूँ, और दुनिया की कोई सही बात भी मेरे सामने आएगी तो मैंने उसको रद्द ही करना है। तो आपकी ऐसी बातों की वजह से तो आपके ऊपर कांटा लगता है, और वो कांटा जो है वो लिबरलों की तरफ से भी लगता लंडे है के लिबरल और लोग। लंडे के अगर लिबरल हो तो कांटा ना लगाए वो, हाँ, अगर वो सही accept लिबरल करे होगा तो वो accept करे। बैठ कर डिस्कशन करेगा, बातचीत करेगा, और हम दोनों जो हैं वो अपनी अगर बातचीत के अख्ताम में डिसएग्रीमेंट कायम रहता है तो भी हम अच्छे तरीके से दोस्ती रहते हैं, और बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं। लेकिन ऐसे जो मेंटेलिटी के लोग हैं वो आपको लंडे के लिबरलों में भी मिल जाएंगे और रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट में भी मिल जाएंगे। बिल्कुल, दोनों तरफ हैं। दोनों तरफ ये जेंट्री पाई जाती है, ऐसे ही। बिल्कुल। अच्छा, आप ये पूरे जर्नी के अंदर आप बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल अब होंगे जो इस वक्त अल्लाह जर्नी जानता के है, अंदर एंटर हो उन रहे लोगों को काउंसलिंग की ज़रूरत है जो मुझे रोल मॉडल बना रहे हैं, उनको समझाने की ज़रूरत है, इलाज की हज्जाम की भी ज़रूरत है। उनको इलाज की ज़रूरत है कि भाई को अच्छे ये रोल बताएं, मॉडल बनाओ। आपके रोल मॉडल कौन थे जब आप इस इंडस्ट्री के अंदर? ज़िया मोइनुद्दीन साहब का आपने नाम लिया, या टीचर काज़मी रहे साहब मेरे का? जब मैंने हाँ, और कौन से आपको लगे कि यार ये मतलब ये बहुत माकूल आदमी है मीडिया, क्योंकि मीडिया इंडस्ट्री के अंदर जो आपकी नेचर में अभी तक समझाऊँ, आपको एक ऐसा पर्सनालिटी अट्रैक्ट करती होगी जो कि इम्पैक्टफुल हो, जो कि जैसे कहते हैं कि अपनी बात अच्छी कम्युनिकेट कर सके, एजुकेटेड हो। इसके अंदर ऑप्शंस कम रह जाते हैं ज़रा हमारे जो उमूमन जो रोल मॉडल्स हमने बनाए हुए होते हैं मीडिया इंडस्ट्री के अंदर। कौन से रोल मॉडल्स थे आपके? यार ये बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि कोई भी कंप्लीट रोल मॉडल नहीं हो सकता कभी भी किसी का। जैसे अब मिसाल के तौर पे मैं बात करूं भाई ज़िया मोइनुद्दीन साहब की, कमाल उरूज पर, अपने काम में वो बेहतरीन, उनसे बेहतर ओरेटर और उनसे बेहतर ज़ुबान को जानने, समझने, पढ़ने और पेश करने वाला इस खित्ते पर, हमारा जो साउथ ईस्ट का जो एशिया का जो साउथ एशिया वाला जो खित्ता है उस पर कोई भी नहीं है। और जिस तरीके से वो सिखाते थे, पढ़ाते थे, वो कमाल है, उरूज पर थे वो। लेकिन उनकी पर्सनालिटी के बहुत सारे फ्लॉज थे जो मुझे नज़र आते थे कि भाई ये प्रॉब्लम है इनके अंदर, ये चीज़ सही नहीं है। वो उनके काम से रिलेटेड नहीं होंगे, लेकिन और बहुत सारी वही वाली बात, आइडियल तो कोई नहीं होता, आइडियल कोई भी नहीं होता है। राहत काज़मी साहब बहुत ज़बरदस्त डायरेक्टर, उन्हें मैं ज़िया मोइनुद्दीन साहब से बेहतर डायरेक्टर मानता हूँ जितना मैंने उनके साथ काम किया है। इंतहाई इल्मी शख्सियत, थ्योरी की क्लास 2 घंटे लेना जो है ना वो किसी भी स्टूडेंट के लिए मुश्किल होता है, लेकिन उनकी थ्योरी की क्लास ऐसी होती थी कि मज़ा आ जाता था, बेहतरीन। हर शख्स के अंदर कुछ ना कुछ फ्लॉज होंगे और कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें होंगी। मेरे अंदर 1000 फ्लॉज होंगे, 2-4 अच्छाइयाँ होंगी, ऐसा ही है। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ, बहुत सारे लोगों से बातचीत की है, और बहुत सारे लोगों को मैंने इस तरह जांचा है कि ये इस काम में अच्छा है, इससे ये चीज़ ले लो। जैसे अगर इंटरव्यूइंग की बात है तो नईम बुखारी साहब बड़ा ज़बरदस्त, बिल्कुल, क्योंकि उनका कन्वर्सेशनल स्टाइल है। मुझे लगता है हाँ यार ये देखो, ये ऐसा लगता है ये बस गुफ्तगू कर रहा है और बात खुद ही जो है वो समझ में आ रही है, वो इंटरव्यू नहीं कर रहे होते। बिल्कुल, तो वो मुझे बड़ा अच्छा उनका अंदाज़ लगता है। ठीक है जी। उसके अलावा अगर हम बात करें आर्ट ऑफ इंटरव्यूइंग की ही, तो बैरून मुल्क बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप देखते हैं कि स्टीव हार्वी बड़ा मज़े का लगता है मुझे हमेशा, कि यार देखो कितना ज़्यादा वो एनिमेटेड भी है और कितना ज़्यादा जो है करंट है उसके अंदर। फिर उसके अलावा डॉक्यूमेंट्रीज़ की अगर बात की जाए, माइकल मोर कमाल डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाता है यार, इतना ज़बरदस्त काम करता है। तो ऐसे आप जब बहुत सारे लोगों के काम को स्टडी करते हैं
तो आपको फिर हर एक की अच्छाई नज़र आती है और वो चीज़ आप कोशिश करें कि उससे सीख लें। सही। इस तरीके से मैं अपने रोल मॉडल्स बनाता हूँ और डिसाइड करता हूँ। क्रिकेट से कुछ शगफ आपका लग रहा है, आपने सचिन तेंदुलकर की बात की, आपने बात की, क्या इस वक्त आपका एनालिसिस है उसके हवाले से? यार ये बड़ा ख़तरनाक सवाल है ये। हमारी जो टीम है ना वो क्रिकेट नहीं खेलती है, वो हमारे दिलों से खेलती है, हमारे जज्बात से खेलती है। सही है। देखो पाकिस्तान जब खेल रहा होता है ना तो इंसान को डर लग रहा होता है, सही है। और अगर हमें 100 रन का भी टारगेट अचीव करना है तो हम तमीज़ तहजीब से वो टारगेट नहीं अचीव करते। सही है। बहुत ही कम मैचेस इस तरह के हुए हैं जिसमें हम अच्छे तरीके से जीत गए। अदरवाइज़ वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे दिल की धड़कनों को तेज़ करना और हमारे हाई ब्लड प्रेशर का बाइस बनना, हमारी एंग्जाइटी का बाइस बनना, ये करती है हमारी क्रिकेट टीम। क्योंकि हमारे बहुत सारे फंडामेंटल फ्लॉज हैं क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर में, क्रिकेटिंग टीम सिलेक्शन में, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट से जिस तरीके से लोग आ रहे होते हैं। मुझे लगता है कि देखो सबसे बेहतरीन स्ट्रक्चर जो इस वक्त क्रिकेट का चलता है, हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का। बिल्कुल। उससे बेहतरीन जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर जो है ना, वो उनका पता होता है कि हाँ जी ठीक है, यहाँ पर ये कैप्टन है, ये वाइस कैप्टन है, 5 साल के बाद ये हट जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर अगला आ जाएगा। एक सिस्टमैटिक अप्रोच लेके वो चल रहे होते हैं। तो हमें आउटसोर्स कर देना चाहिए अपनी क्रिकेट को, ऑस्ट्रेलिया वालों को दे दो, 5-10 साल के लिए दे दो भाई। क्यों ज़रूरी है कि हम ही चलाएं? आप उनको लाएं, उनसे कहें भाई ये पीसीबी जो है ना वो आप चलाएं, टैलेंट हंट आप करें, सब कुछ आप करें, इंस्टीट्यूशन बना दें इस चीज़ को। और जैसा स्ट्रक्चर, अच्छा उनकी आबादी बहुत कम है उनकी आबादी बहुत कम है, तो वहाँ पर तो जाहिर है उसी हिसाब से प्रोपोर्शनली टैलेंट निकलेगा। हमारे पास बहुत ज़्यादा टैलेंट निकाल के दे देंगे वो लोग और वो इंस्टीट्यूशन बनाकर खड़ा कर देंगे। हम तो पॉलिटिकल इतनी ज़्यादा उसके अंदर बेहुदा किस्म की इन्वॉल्वमेंट होती है कि वो कुछ बन ही नहीं सकता है उसका। तो इसीलिए हम कहते हैं ना बेस्ट मैन फॉर द बेस्ट जॉब। बिल्कुल। इस वक्त बेस्ट काम वही कर रहे हैं। तो आप उनको लाएं, बिठाएं और उनसे कहें भाई ये 5 साल का टारगेट है, इस 5 साल के टारगेट को आपने पूरा करके देना है। वो आपको उस टारगेट तक नहीं पहुंचा पाए तो उससे कुछ थोड़ा कम पर पहुंचा ही देंगे वो आपको, बट उनको आज़ादी दे दें कि यार ये कर लो। फिर वो टैलेंट भी लेकर आएंगे, वो डोमेस्टिक भी स्ट्रक्चर सही कर देंगे, वो टीम भी आपको हर फॉर्मेट की 2-2 3-3 टीमें अलग अलग बना के दे देंगे। हम जब तक वो आसान अल्फाज में, बेहुदा अल्फाज में कहते हैं ना, उंगलियां करते रहेंगे तो बस हमारी उंगलियां कटती रहेंगी। सही। हमारी क्रिकेट का ये हाल है जो हमने हर फील्ड के साथ किया है। हर फील्ड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ क्रिकेट आइसोलेटेड नहीं देखना चाहिए। हाँ, हर फील्ड के अंदर। अभी चूंकि आपने क्रिकेट की बात की, वो बहुत ही छोटे उम्र में था तो मैं और भाई बैठ के ना एक प्रोग्राम देख रहे थे, सिकंदर बख्श साहब बात कर रहे थे, तो वो उनके भी बड़े कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं ना जो याद रहे मुझे। तो उस पर उन्होंने क्रिकेट के ऊपर इसी तरह बात चल रही थी, बड़ा ना ख़राब हुई थी परफॉर्मेंस, उसके ऊपर डिस्कशन। ये पीटीवी के ज़माने की बात कर रहा हूँ, बहुत पुरानी। तो उस वक्त जो है वो उनसे किसी ने बोला, उन्होंने बोला क्रिकेट हमारे मुल्क की उस वक्त ठीक होगी जब हमारे बस स्टॉप पे बस खड़ी होने लग जाएगी। तो मैंने कहा भाई ये क्या बात की इन्होंने? तो उन्होंने कहा बात इन्होंने बिल्कुल ठीक की है कि जब ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि क्रिकेट सही हो जाए और बाकी निज़ाम वैसे का वैसे ही चलता रहे। लेकिन देखें हमारे मुल्क में बहुत अच्छे निज़ाम भी चल रहे हैं ना बहुत सारी चीज़ों के, तो उन चीज़ों के अच्छे होने की वजह, ओवरऑल तो बहुत सारी चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, लेकिन अगर हम कहते हैं कि कोई चीज़ अच्छी चल रही है तो आप देख लें कि वो कैसे अच्छी चल रही है। उसको अच्छा होने का सिर्फ एक ही मुझे वजह नज़र आती है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब। सही। अगर वो काम कर रहा होगा तो सही करेगा। सही। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। एक्सपर्ट उस फील्ड का होगा, वो काम कर रहा होगा तो ज़्यादा इम्कान यही है कि वो अच्छा काम करेगा, वो सही काम करेगा। सही। अगर आपको देखना है कि पॉडकास्ट दुनिया में कौन अच्छा करता है तो आप लिस्ट बना लेंगे, भाई ये टॉप 10 पॉडकास्टर्स हैं, ऐसा ही है। इनसे सीख लो भाई। और तो अब तो बस सीखना यही कर लो। अब तो क्रिकेट इस वक्त दुनिया में सबसे बेहतर वो कर रहे हैं इंस्टीट्यूशनल तरीके से। उनको लाओ, उनसे कहो भाई ये काम हमारा कर दो, पैसे दो उनको, करवा दो ये काम। इसमें क्या मुश्किल क्या है इसमें? मुझे ये समझ में नहीं आता। हो सकता है मैं बहुत ही कोई ऐसी ख्वाहिश का इजहार कर रहा हूँ जो इम्प्लीमेंटेबल ना हो, लेकिन सोच तो लो यार इस बारे में कि ये भी तरीकाकार हो सकता है। आउटसोर्स करते हैं ना हम हज़ारों चीज़ें। अभी हम क्या कह रहे हैं कि एयरपोर्ट हमने कौन कौन से आउटसोर्स करने, क्यों कर रहे हैं भाई? क्यों मौत पड़ गई है हमें? क्योंकि सर पे पड़ी है तो कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं कर पाते ना चीज़ों को सही। स्टील मिल का हाल देख लो, पीआईए का हाल देख लो, 10,000 इंस्टीट्यूशन है जिनका हाल ख़राब है। बिल्कुल ऐसे ही। तो जो अच्छा काम करता है उस डोमेन में उसको लाओ, बिठाओ, उससे वो काम करवा लो। अभी आपने स्टील मिल और पीआईए और सारी बात की, और आप एक अरसा कराची में गुजार के इस्लामाबाद गए, फिर आपने बहुत बाकी भी चीज़ें।
पहले तो मुझे ये बताएं इससे रिलेटेड, मीडिया इंडस्ट्री के अंदर क्या कराची और लाहौर का कुछ है? क्योंकि ये बड़ा सुनने में आता है कि ये कोई समझें कि एक ग्रुप है कराची ग्रुप और एक है लाहौर ग्रुप। ग्रुप की बात नहीं है। कराची वाला जो है ना, मैंने ये देखा है कि कराची में काम करने का एक एटीट्यूड है, और वो आपको दुनिया की हर मेट्रोपॉलिटन सिटी में नज़र आएगा। हम बहुत तेज़ी से काम कर रहे होते हैं और बहुत जल्दी हम उस काम को ख़त्म करना चाहते हैं। वी आर स्ट्रीट स्मार्ट। हमारे जो वर्क एथिक्स हैं वो डिफरेंट है। जबकि लाहौर में, इस्लामाबाद में आप जाएँ तो आओ जी रोटी खानी है पहले जी, अच्छा जी रोटी खा, यार काम भी हाँ तो रोटी खा के काम करते हैं ना, तो रोटी खा ली तो यार वो दोपहर को क्या खाना है उसको भी ज़रा पहले डिसाइड कर लेंगे। वो काम कर रहे होंगे, ऐसे नहीं मैं कह रहा हूँ नहीं करते, लेकिन उनका एक एटीट्यूड जो है वो काम की तरफ ऐसा है कि वो सर पे सवार नहीं कर रहे होते काम, हम सर पे सवार कर रहे होते हैं। इस वजह से बहुत चीज़ों में हम एक्सेल कर रहे होते हैं। बहुत फ़र्क होता है, आपको नज़र आ जाता है कि ये काम जो है वो इस रीजन से आ रहा है और ये काम उस रीजन से आ रहा है। लेकिन ये भी मतलब कोई जनरल रूल नहीं बता रहा हूँ मैं कि कराची से जो काम होगा वो अच्छा होगा। बहुत सारे काम दूसरे रीजन, उनका स्टाइल अलग है, स्टाइल डिफरेंट है। तो वो आपको, अगर आप कराची में मैं आपसे कोई काम कहूँगा या आप अपनी टीम से कोई काम करेंगे तो आपकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जब मैंने ये जुमला ख़त्म किया तो उस वक्त काम करना वो शुरू कर देगा। लाहौर में आप या इस्लामाबाद में आप जाकर ये बात करेंगे तो वो आपने जुमला ख़त्म किया, अगले दिन वो सोचना शुरू करेगा उस काम पर कि हाँ ठीक है यार कर लेंगे ना, मतलब को मौत थोड़ी पड़ रही है कि ये क्या। तो ये एटीट्यूड। लेकिन इस सब के बावजूद माशाल्लाह पंजाब बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज और सारी चीज़ों वाइज कराची से बहुत आगे निकल गया। ये एक डिफरेंट डिबेट है कि कराची बिल्कुल सब पॉलिटिकल डिबेट, सब चीज़ें तेज़ होने के बावजूद जो राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं होने की वजह से शायद ये हुआ, या वहाँ पे समझे सिंसेरिटी है। ये बिल्कुल अलग डिबेट, बिल्कुल बहुत सारे अलग, लेकिन उसका आउटपुट आप देखें ना, मतलब हम तो यार बस क्या करें, इसके ऊपर बड़ा दुख होता है। और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आप 6 साल इस्लामाबाद रहकर फिर कराची आए, आपको कराची पे ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा। ऐसे ही है भाई, जाता है हम 2 दिन गुजार के आते हैं वहाँ से, लाहौर से या इस्लामाबाद से, हम कराची एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, हम कहते हैं यार ये क्या हुआ। कराची सबका है लेकिन कराची का कोई नहीं है, और इसी ने कराची को तबाह किया है। अनमैनेजेबल शहर है ये, एक्सपैंड इतना हो गया है कि इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, किसी किस्म का लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर नहीं है, कोई जो ट्रांसपोर्टेशन का स्ट्रक्चर है जो बुनियादी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बेसिक शहरों में होता है वो नहीं है, को पानी नहीं है, तो फिर हम किस किस चीज़ का रोना रोएंगे, इसके लिए अलग पॉडकास्ट चाहिए। अफसोस बस ये होता है कि हम ये कोई यहाँ से इसको किसी तरक्की याफ्ता मुल्क से कंपेयर नहीं कर रहे होते कि यार वहाँ बड़ा अच्छा है। हम अफसोस की बात यह है कि हम अपने ही मुल्क के किसी और शहर से कर रहे होते हैं और वो हमसे 10 साल आगे होता है। कराची बहुत सारे मुल्कों से बड़ा है, लेकिन कराची जैसे मिसाल के तौर पे हम इंडिया की कोई बात करते हैं, इंडिया के भी शहर कुछ बड़े हैं, इसी तरह बाकी जगह भी शहर बड़े हैं, तो शायद मैनेजेबिलिटी से ज़्यादा फोकस और जो चीज़ हम नहीं करना चाह रहे वो हम नहीं करना चाह रहे, जो हम करना चाह रहे हैं वो हम कर देते हैं। ये भी एक मसला है, ये भी एक मसला है। कराची के कुछ एरियाज ऐसे हैं ना जो कॉर्डन ऑफ हैं, और जब आप उनके अंदर जाएं तो आप कहते हैं आप कराची में, और जैसे ही उससे बाहर निकलो तो आप कहते हैं कराची शहर बन गया ना, वो एक छोटा सा शहर बन गया कराची के अंदर, नहीं कर पा रहे हम, तो वो ये नहीं कर पा रहे हैं, तो मैनेजेबल है, तो उसको रेप्लिकेट करके आप बहुत सारे छोटे छोटे ना, आपने 10 एंटिटीज बनाई हुई हैं, ये रोड फला की, इस रोड के ऊपर लाइटें फला की, नीचे गैस फला की। सिस्टम ओवरऑल सिस्टम खराब है ना, ओवरऑल सिस्टम खराब है। मैं एक बेसिक रूल बता रहा हूँ आपको कि ये एक तरीक़ाकार होता है कि जिससे आप अपने शहरों को सही कर सकते हैं, कि छोटे शहर हों, मैनेजेबल हो जाएंगे वो आपके लिए, आपको पता होगा कि उसकी आबादी कितनी है, कितनी रिसोर्सेज है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है, क्या रिक्वायरमेंट्स है। अभी तो हम यही नहीं जानते हैं कि इस शहर में लोग कितने रहते हैं, तो कैसे हम इसकी रिसोर्सेज का फैसला करेंगे। सर लास्ट टॉपिक आपसे, अब आखिरी आपके इस वक्त से रिलेटेड, आप इंटरनेशनल अफेयर्स का इस वक्त प्रोग्राम कर रहे हैं, बड़ी हैपनिंग्स हुई हैं पिछले दिनों और आपने शायद उसको कवर भी किया हो, चाहे वो मिडल ईस्ट की हो, चाहे वो बांग्लादेश की हो, चाहे वो कहीं और की हो, अमेरिकन इलेक्शन हुए, सब चीज़ें। कैसा एक्सपीरियंस है और इस वक्त क्या होने जा रहा है पाकिस्तान के पड़ोस में, मिडल ईस्ट के अंदर, और मतलब दुनिया बहुत इस वक्त तेज़ी से चेंज होने वाली है। फ्यूचर ख़ास तौर पे रीसेंट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो अमेरिका का हुआ उसके बाद बहुत सारी चेंजेस होते हुए आप देख रहे हैं, या ये बस शुरू की पूंपा है? बहुत सारी चेंजेस और बहुत तेज़ी से होते हुए। देखो पिछले अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जिसको अगर हम अपने रिलीजियस टीचिंग्स से और रिलीजन प्रोफेसिस से कंपेयर करें तो हमें लगता है अरे यार ये सब तो
लिखा हुआ था और ये सब तो होना है और ये सब हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी कि जिस तरीके से अगर अमेरिका ये कहता है कि जी हमें गज़ा का कंट्रोल मिल जाएगा और हम ले लेंगे और हम जो है वो अब यूनाइटेड नेशन से भी आज़ाद हैं, हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी आज़ाद हैं, हम जो है वो अपने जितने भी हमारे ऊपर एक तरह से बाउंड्रीज़ थी जो कहते हैं ना सो कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड वर्ल्ड, एक महज़ब दुनिया वाला लिबादा था वो ख़त्म, वो लबादा ख़त्म हो गया है और अब सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो बदमाशी का दौरा है और मज़ीद मुझे ये लगता है कि ये बढ़ना है और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगा हमारे लिए बहैसियत मुसलमान अगर हम बात करें, क्योंकि मुसलमान मेरे हिसाब से अब उम्मत नहीं रहे। उम्मत वो होती है जो यकजा होती है, जिसके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ना कि एक जिस्म के हिस्से को तकलीफ़ हो तो पूरे जिस्म महसूस करता है उसकी को वो महसूस होती है तकलीफ़, तो हमें नहीं होती कोई तकलीफ़ महसूस, हमें किसी किस्म की कोई तकलीफ़ महसूस नहीं होती। हम वो लोग हैं जो कि बॉयकॉट बेसिक चीज़ कर सकते हैं ना, उस पर भी हमें एतराज़ है बहुत सारे लोगों को कि ये इससे क्या होगा। भाई कुछ नहीं कर सकते आप लोग अगर अपने मुसलमान भाई बहनों और उस रीजन के लिए जेस्चर तो दें, तो जेस्चर तो दे दो। तो हम इस वक्त बिल्कुल तितर बितर उस समुंदर के झाग की मानिंद हैं जिसके बारे में हमें बता दिया गया था कि तुम तादाद में बहुत सारे होगे लेकिन समुंदर के झाग के बराबर होगे, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं होगी। तो इस वक्त मुझे ये लगता है हम उस जगह पर पहुंच गए हैं या अनकरीब पहुंचने वाले हैं कि जहां हम तादाद में बहुत ज़्यादा हैं, 1.5 बिलियन लोग दुनिया में हैं, लेकिन उनकी वक़्त क्या है? कुछ भी नहीं है। कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें हम आज कहेंगे कि जो टॉप पर लोग हैं वो मुसलमान लोग हैं? आपके जहन में कोई फील्ड आती है? मेरे जहन में भी नहीं आती। तो जब हम टॉप पर नहीं हैं, हम बॉटम पर हैं। बॉटम पर होने वाले की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई वर्थ नहीं होती। और ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। हम नहीं जाग रहे हैं, अभी हम नींद में हैं। उस नींद से हम नहीं जागे तो फिर हम कोमे में जाएंगे और फिर मौत में जाएंगे। सिंपल। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारा टाइम दिया और काफ़ी डिफरेंट टॉपिक्स हमने कवर किए। मॉर्निंग शो हो गया ये ना, मॉर्निंग शो में बहुत सारे डिफरेंट शोज। आखिर में आपने बड़ा अल्टीमेट उसका जैसे कहते हैं कि क्लाइमैक्स किया इस पॉडकास्ट का। तो मैं तो बिल्कुल नया हूँ इस फील्ड के अंदर, आप तो माशाल्लाह चैम्पियन है, तो आपको पता है क्लाइमैक्स कहाँ लेके जाना है, कैसे ख़त्म करना है। जब आपको आखिरी क्यों मिल गई है कि आखिरी टॉपिक है, तो आप इसको हमने, और सवाल भी शायद वो ऐसा था कि जिससे सवाल करने वाले की ज़्यादा क्वालिफिकेशन होती है। हम सवाल करके छोड़ दिया तो सारा तो तजर्बा माशाल्लाह आपका ही है। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा यहाँ पे आके, और माजरत के आपको थोड़ी देर शुरू में बैठना भी पड़ा था, लेकिन हम माजरत चाहते हैं ऑन एयर भी, और जो है आप दोबारा भी आइएगा, किसी और वक्त भी मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। बताइएगा कैसा लगा पॉडकास्ट, ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है मेरे नज़दीक, कोई भी कमेंट हो ज़रूर दीजिएगा ताकि हम उवैस भाई से उसका फीडबैक शेयर कर सकें। थैंक यू वेरी मच।